वो ट्रेडमिल पर तेज तेज दौड़ रहा था। उसका हाथ मुलाजिम उसके पीछे अपने हाथ में टॉवल लिए खड़ा था, जबकि पास पड़ी इस छोटी मेज पर फ्रेश जूस रखा हुआ था जो अभी अभी दाग ने ला कर रखा था। सर सर, कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था, इसलिए वो शख्स बिना दस्तक दिए खुशी से अंदर आ गया। उसके इस तरह आने पर जहां दाग ने उसे घबरा कर देखा, वहीं ट्रेडमिल पर दौड़ता हुआ शख्स भी उससे उतर कर उसे देखने लगा। उसने ब्लैक कलर की बनियान पहना हुआ था जिससे हम पूरा पसीने में भीगा हुआ था, जिससे साफ लग रहा था वो काफी देर से अपने जिम रूम में मौजूद एक्सरसाइज कर रहा है। उसके चॉकलेट ब्राउन बाल पसीने की वजह से माथे पर चिपके हुए थे, जबकि हेजल ब्राउन आंखें सामने मौजूद शख्स को देख रही थी। सर, आपने ये शर्ट मंगवाई थी ना, तो मैं ले आया। उसने शॉपिंग बैग में मौजूद व्हाइट कलर की शर्ट निकाल कर उसे दिखाते हुए कहा, जो कि सिल्वर रैपर में पैक थी। उसे लग रहा था कि उसके इतने चुकाम सामने खड़ा उसका सर उसे कोई तो इनाम देगा, और वो सही था, इनाम तो उसे मिलना था, लेकिन बीस स्टाइल में। उसके इशारा करते ही दाद उसके करीब चलाया और अपने हाथ में मौजूद टॉवल उसकी तरफ बढ़ाया। तुम्हें यहाँ काम करते हुए कितना वक्त हुआ है? बारी गंभीर आवाज उस जगह गूंजी। उसकी नजर मुस्तकीम पर जमी हुई थी, जबकि हाथों से वो अपने सफेद बदन पर मौजूद पसीना टॉवल की मदद से साफ कर रहा था। सर, एक हफ्ता। इस एक हफ्ते के अंदर मैंने तुमसे कितने काम करवाए? सर, आपने मुझसे ये पहला काम करवाया है। आपकी बात मुस्तकीम भी गड़बड़ा चुका था। मतलब पहला काम, पहली गलती और आखिरी दिन। उसके आखिरी दिन बोलते ही मुस्तकीम का जैसे सांस रुक चुका था। फिक्र मत करो, जिंदगी का आखिरी दिन नहीं कह रहा, काम का कह रहा हूँ। पहली गलती है, इसलिए छोड़ा हूं, वरना तुम मुझे जानते नहीं हो। आज के बाद मुझे तुम यहाँ पर नजर ना आओ। जूस का गिलास जो दान ने उसे दिया था, उसमें से चंद सिप लेकर उसने वापस रखा और वहां से चला गया। सर, इस शर्ट का क्या करूं? सामने उसने अपने हाथ में मौजूद महंगी शर्ट उसकी तरफ बढ़ाई, लेकिन उसने उसे नहीं छुआ। जला दो, एक लफ्ज कहकर वो वहां से चला गया, जबकि मुस्तकीम हैरत से उसे देख रहा था। क्या हुआ? मुंह क्यों खुल गया? उसके कमरे से जाते ही दान ने मुस्तकीम को देखते हुए कहा, तो क्या खुश हो? मुझे बोला था 2 घंटे के अंदर अंदर ये शर्ट ला के उन्हें दूं, चाहे कितने ही पैसे क्यों ना देने पड़े, और वो भी सिर्फ उसी से जिसने ये खरीदी थी। मैं उस आदमी को डबल कीमत देकर ये शर्ट लाया, वो भी 1.5 घंटे में, और मुझे इनाम की बजाय नौकरी से निकाला जा रहा है। बोल रहे हैं शर्ट जला दो। ये पुलिस की तरफ से नाम ही है कि तुम यहाँ जिंदा खड़े हो, वरना जिस तरह तुम बिना इजाजत कमरे में आए थे ना, उस वक्त अपनी और इस वक्त अपनी आखिरी सांस ले रहे होते। ये शर्ट बीस उसे नहीं पहनेगा, तो इतने पैसे खर्च करके मंगवाए क्यों? क्योंकि उस पर बीस की नजर पड़ चुकी थी, लेकिन शॉपकीपर ने कहा कि ये बिक चुकी है, इसलिए उसने ये शर्ट मंगवाई क्योंकि उसे ये पसंद आ चुकी थी। वो चीज, जो चीज उसे पसंद आ जाए तो वो उसे किसी को नहीं देता, और अगर कोई और उसकी पसंद की हुई चीज को ले ले तो ना तो बीस उसे खुद इस्तेमाल करता है, ना ही दूसरे शख्स को करने देता है। उस शख्स को भी मार देगा जो उसकी चीज लेना चाहेगा, और अपनी पसंदीदा उस चीज को भी खत्म कर देगा अगर किसी ने हाथ लगाया होगा, लेकिन किसी को देगा नहीं। दांत के कहने पर उसने अपने माथे पर आए पसीना साफ किया। अच्छा ही था जो बीस ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। जो शख्स आधे खुले दरवाजे से बिना इजाजत आने पर जान ले सकता है, वो बड़ी गलती पर क्या सजा देगा? उसकी पहली गलती माफ कर ली, लेकिन दूसरी वो माफ नहीं करता, बल्कि शायद माफी मांगने का मौका भी ना देता। कमरे में दाल होते एसी की ठंडी हवा उसके वजूद से टकराई कि हर चीज एसी की कूलिंग से ठंडी हो रही थी। वो सीधा अपने वॉशरूम में चला गया और वॉशरूम में ही बंदी वार्डरोब को खोला, जिसके खुलने पर उसमें लाइट्स जलती थी। उसने अपना सूट निकाला। जब नजर वार्डरोब में रखे सफेद दुपट्टे पर गई, वो चंद लम्हे उस दुपट्टे को देखता रहा, और फिर उस दुपट्टे को उठाकर उसने उस पर अपने लब रख दिए। कानों में वही मासूम सी बच्चों जैसी आवाज गूंजने लगी, दुआ करो कि हमारी मुलाकात भी ना हो, क्योंकि अगर हो गई तो तुम्हें इस बीस की कैद से कोई नहीं बचा सकता। तुम मेरी मोहब्बत हो, दुआ करो ये मोहब्बत मोहब्बत ही रहे। अगर तुम मेरा जुनून, मेरा पागलपन बन गए ना, तो तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकेगा। फिर तुम्हें सारी उम्र बीस की कैद में ही रहना होगा। दुआ करो कि हम फिर कभी ना मिले, क्योंकि मेरी नाजुक जान मुझे, तुम्हारी नाजुक जान मुझे जी नहीं पाएगी। तुम्हारी और मेरी दुनिया अलग है, और मैं तुम्हें अपनी इस दुनिया में नहीं लाना चाहता। बस शर्त सिर्फ यह है कि हम फिर कभी ना मिले। उस दुपट्टे पर नजरें जमाए वो सरगोशी बड़े अंदाज में कह रहा था, लेकिन दिल में यह ख्वाहिश थी कि वो दोबारा मिल जाए। उस लड़की को ढूंढना पीस के लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन उसने उसे कभी नहीं ढूंढा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो मासूम उस खून हराबे वाली दुनिया में आए। हाँ, लेकिन अगर उसे दोबारा वो मिली तो वो उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। अगर कुदरत ने उस लड़की को उसके लिए रखा तो वो उसे जरूर मिलेगी, और फिर पीस की ही रहेगी। आखिर तो मेरा बच्चा, तुम बाप बन गए, माशाल्लाह से बेटी हुई। उसके फोन उठाते ही ज़हरा बेगम ने होशी से लबरेज लहजे में कहा, जबकि दूसरी तरफ तो वो उनकी बात सुनकर शॉक्ड हो चुका था। आप सच कह रही हैं मामा? क्या मैं वाकई? खुशी से उसके अल्फाज अदा नहीं हो पा रहे थे। हाँ मेरा बच्चा, तुम बस जल्दी से आ जाओ। हरीम कैसी है? वो ठीक तो है ना? वो भी बिल्कुल ठीक है, बस यहाँ तुम्हारा ही इंतजार है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। उसकी आवाज भीग चुकी थी, और ज़हरा बेगम जानती थी कि वो उस वक्त रो भी रहा होगा। उसकी आंखों से खुशी की वजह से आंसू गिर रहे होंगे। उसे दुआएं देकर उन्होंने फोन रख दिया। क्या हुआ अहद भाई, आप रो रहे हैं? कैप्टन शादाब ने उसके पास आकर कहा, जिस पर उसने मुस्कुराते हुए अपने आंसू साफ किए। मैं बाप बन गया हूँ शादाब, मेरी बेटी हुई है। खुशी उसके लहजे से पूरी तो उसका दिल चाह रहा था कि वो हर किसी को अपनी उस खुशी की खबर में शरीक करे। आप सच कह रहे हैं? मतलब कैप्टन आहद की बेटी हुई है? हाँ शादाब, मेरी बेटी हुई है।
खुशी उसके चेहरे से ही झलक रही थी। बस अब उसे तो इस बात का इंतजार था कि जल्दी से वो ये मिशन कंप्लीट करके अपनी बीवी और बेटी के पास चला जाए। रूहिया क्या देख रही है? रूहिया कब से जहरा बेगम की गोद में मौजूद कंबल में लिपटी उस बच्ची को देख रही थी और उसके मुसलसल इस तरह से देखने पर हरीम ने फिक्रमंदी से उसे देखते हुए कहा। उस वक्त हॉस्पिटल के कमरे में हरीम के साथ उस वक्त बस वो दोनों ही मौजूद थी। मैं कुछ सोच रही हूँ, तुम भी सोचती हो है क्या? सोच रही हो? जाहरा बेगम ने एक नजर अपनी बेटी को दिखाकर दोबारा नजरें अपनी पोती की तरफ काली। मैं सोच रही हूँ कि ये पैदा कैसे हुई। रूहिया, जैसे सारे बच्चे पैदा होते हैं ये भी वैसे ही पैदा हुई है। नहीं मम्मा, मेरी दोस्त बता रही थी कि जब मियाँ बीवी एक साथ होते हैं ना, जब बेबी पैदा होते हैं, लेकिन पाई तो एक महीने से मिशन पर गए हुए हैं, तो ये पैदा कैसे हुई? उसने उलझन बड़े अंदाज में कहा। उसका चेहरा देखा हलीम ने अपनी हंसी दबाई, जबकि जहरा बेगम ने जोर से उसका कान खींचा। उफ मामा, क्या कर रही हैं? छोड़िए। कौन सी दोस्त है जो ये उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती है तुम्हें? जरा मुझे नंबर दो उसका, मैं भी तो पूछूं कि मियाँ बीवी के साथ होने से ऐसा क्या होता है जो बच्चे पैदा होते हैं। जहरा बेगम के साथ लहजे से उसे ये तो अंदाजा हो गया था कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। लेकिन क्या गलत बोला ये उसे समझ नहीं आई थी। उसने तो वही कहा था जो उसकी दोस्त ने उससे बोला था। उसने एक नजर बेड पर लेटी हलीम को देखा जो अपनी मुस्कुराहट दबा रही थी, और फिर एक नजर जहरा बेगम को जो अपनी गोद में मौजूद अपनी रोती हुई पोती को चुप करवा रही थी। जहरा बेगम ने उसे डांट दिया था, मतलब अब उसके उनके सामने ये बात करने से अगली दफा मार भी पड़ सकती है, तो इसलिए अब ये बात उसे हलीम से पूछनी थी ताकि उसकी कंफ्यूजन खत्म हो। जहरा बेगम के कमरे से जाते ही उसने रूहिया को अपने करीब बुलाया। तुम्हारा एडमिशन हो गया? नहीं, पापा से कहा था, उन्होंने कहा था आज हम जाएंगे और मैं फॉर्म ले आऊंगी, लेकिन बेबी की वजह से प्रोग्राम चेंज हो गया। उसने कार्ट में लेटी बीबी की तरफ इशारा किया। बहुत खुशी हो रही है तुम्हें कॉलेज जाने की? हाँ भाभी, खुशी तो बहुत हो रही है, आप सबको पता चलेगा। रुहिया बड़ी हो गई है, कॉलेज में जाने से बड़े हो जाते हैं। जी अच्छा, मुझे बताइए ना, मामा ने डांटा क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कहा था? मैंने तो वही बोला था जो आयजा ने मुझे बताया था। उसकी सुई फिर से वही अटक चुकी थी। रुहिया, मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे अलग होता है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार तो हम सब एक दूसरे से करते हैं। बीवी और शौहर के जैसा प्यार और किसी रिश्ते में नहीं होता। उनके प्यार करने का तरीका अलग होता है। उन्हें दबे लफ्जों में उसे बात समझानी चाहिए, लेकिन वो रुकिया थी जिसे सीधी कही हुई बात ठीक से समझ नहीं आती थी, तो ये दबे लफ्जों की बात कैसे समझ आती? छोड़ो इन बातों को बकुल, तुम बड़ी हो चुकी हो तो तुम खुद ही इन बातों को समझ जाओगी। हरीम ने प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए कहा। इजाजत मिलते ही वो अंदर कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ कमरे में नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी डाल रही थी। पूरे कमरे में एसी की ठंडक के साथ साथ सिगरेट का धुआं भी फैला हुआ था, जिससे ये बात जाहिर हो रही थी कि ये अमल काफी देर से चल रहा था। साहब मोहित का पता चल गया है। दाल के कहने पर उसने अपनी बंद आंखें खोली और उंगलियों में दबा सिगरेट एशट्रे में फेंका। कहाँ है वो? सऊदिया में। आज कहे तो उसे यहाँ ले आऊं? नहीं, मैं खुद वहां जाऊंगा। सुबह होने से पहले मेरे वहां जाने का सारा इंतजाम करो। ओके सर। अपना सर हिलाकर उसके कमरे से निकल गया। मैं उसे कैसे उठाऊं? गिरती तो? उसने कार में लेटी उस बच्ची को देखते हुए कहा जो रो रही थी। और रोहिया उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। ज़ाहिरा बेगम उस वक्त कमरे में मौजूद नहीं थी, इसलिए ये काम उसने उसकी जिम्मे था कि उससे रोती हुई बीबी को उठाकर उसकी मामा को दे दे। आप खुद उठा ली, मुझसे गिर जाएगी भाभी। मुझसे उठा नहीं जा रहा, तुम इसे उठाओ, नहीं गिरेगी, बस जैसे मैं बता रही हूँ वैसे उठाओ। नरमी से कहकर वो उसे बेबी को पकड़ने का तरीका बताने लगी। कितनी हल्की है ये। बेबी को गोद में लेते ही उसने बच्चों जैसे खुशी ली हरीम की तरफ देखा, जबकि उसके अंदाज पर हरीम को बेसाहता हंसी आ गई। उसने बेबी को हरीम की गोद में दे दिया और खुद वापस जाकर बैठ गई। ये मंजर सऊदिया में बने एक होटल के रूम का था, जहाँ वो शख्स लाइट आग के मजे से सो रहा था। जब सोते में उसे किसी की बारी गंभीर आवाज सुनाई दी, जिससे पहले तो उसने अपना वहम समझा, लेकिन बाद में दोबारा वो आवाज जब मजीद साथी से सुनाई दी, तो उसने झटके से अपनी जगह से उठकर लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन करते ही नजर सबसे पहले वहां रखी कुर्सी पर बैठे शख्स पर गई, जो अपने दोनों पांव टेबल पर रखे अपना सर कुर्सी से टिकाए उससे ही देख रहा था। हेलो मोहित, बीस तुम यहाँ, जहाँ तुम वहां, मैं आखिर कब तक चुप थे तुम मुझसे? नहीं, मैं क्यों चुपूंगा? उसने अपने लहजे का मजबूत बनाने की कोशिश की। हाँ, तुम क्यों छुपोगे मुझसे? तुमने कौन सा कोई गलत काम किया है? तुमने कौन सा किसी का रेप किया है? पाउंड टेबल से नीचे करके उसने पूरी इसरार अंदाज में कहा। सबके उसके कहने पर मोहित के माथे पर पसीने की कतरे नमूदार हो चुके थे। बीस सब जानता था, तो फिर उससे कुछ छुपाने का क्या फायदा? देखो बीस, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा किसी के साथ ये सब नहीं करूंगा। मैंने बस उस लड़की को देखा और मैं बह के मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं दोबारा का मौका ही नहीं दूंगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, दिलकश मुस्कुराहट, लेकिन मोहित को उस वक्त उसकी मुस्कुराहट से खौफ आ रहा था। बीस ने साइड टेबल पर की वो नुकीली चीज उठाई, जिससे देखा मोहित का सांस रुक चुका था। इसने साइड टेबल पर कब रखी, शायद जब वो यहाँ आया था। उसके हाथ में मौजूद वो चीज देखा मोहित ने अपने हाथ उसके सामने जोड़ दिए, जबकि उसकी नजरें चारों तरफ घूम रही थी। क्या पता कोई ऐसी चीज मिल जाती जिससे वो बीस का मुकाबला कर सकता, लेकिन उस वक्त कमरे में कोई चीज ऐसी नहीं थी। वो कमरे के कोने में खड़ा ये सोच रहा था, यहाँ से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है। पर प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम्हें तुम्हें तुम्हारे बाप का, तुम्हारी माँ का वास्ता। उसके कहने पर बीस की रगें तान चुकी थी, जबकि आंखों की सुई भी बढ़ चुकी थी। अगले ही पल उसने मोहित की सांसें रोक ली। उसने इस तरह से उसे मारा था कि उसकी चीख भी नहीं निकल सकी थी, जबकि उसकी सांसें रोकने के बावजूद भी वो बेदर्दी से उसे मार रहा था। उसके कमरे की लाइट खोली देखा आहिस्ता से दरवाजा खोलकर हरीम उसके कमरे में आ गई। रुखिया, तुम सोई नहीं हो?
आप यहाँ क्या कर रही हैं? मामा ने कहा था आपको आराम करवाना है, कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेती। उसके बाद आखिरी मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ के 3 दिन पहले ही वो अस्पताल से आई थी। मैं ठीक हूँ, कमरे में पानी नहीं था तो वही लेने आई थी। तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन देखी तो यहाँ की क्या कर रही हो? मैं स्टोरी पढ़ रही थी। कौन थी? ब्यूटी एंड द बीस्ट। रूही ने स्टोरी बुक उसके सामने रखी। उस किताब में स्टोरी के साथ साथ कार्टून स्टाइल में तस्वीरें भी मौजूद थी। दोनों तो कह रही थी अब तुम फर्स्ट ईयर में जाओगी तो अब तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन फिर भी ये बच्चों वाली कहानियां पढ़ रही हो। भाभी ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद है। पर पता है मैं क्या सोचती हूँ कि मेरी भी लाइफ में कोई बीस आएगा वो मुझे कैद कर लेगा। रूहिया मेरी जान, ये सारी बातें सब कहानियों में अच्छी लगती है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये बीस अपनी ब्यूटी से इतना प्यार करता है भाभी, वो शहजादा होता है। और हाँ, वो अपनी ब्यूटी से बहुत प्यार करता है। तो फिक्र मत करो, हम भी अपनी ब्यूटी के लिए ऐसा शहजादा ढूंढ लेंगे जो उससे बहुत प्यार करेगा। उसने रूहिया के बड़े बड़े गालों को खेलते हुए कहा, जबकि उसकी बात सुनकर वो शर्मा को अपना चेहरा धक्के में छुपा चुकी थी। अच्छा अब सो जाओ, फिर सुबह एडमिशन के लिए भी तो जाना है। उसके कहने पर वो अपना सर हिलाकर वार्डरोब से नाइट सूट निकाल कर वॉशरूम में घुस गई। यही रुको बेटा, मुझे बस 15 मिनट लगेंगे, मैं अभी आ रहा हूँ। उसके काले से बाहर आधे ही हुसैन साहब ने मोबाइल अपने जेब में रखकर कहा, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? बस अभी आ रहा हूँ। रुकिया एक दोस्त की वालदा इस वक्त हॉस्पिटल में है, उसे पैसों की जरूरत है, अस्पताल यही पास में है। मैं उसे पैसे दिखा रहा हूँ, ठीक है? आप जाइए, बस जल्दी आ जाइएगा। यही रहना, मैं बस 15 से 20 मिनट में आ जाऊंगा। और आयजा को कहना जब तक मैं नहीं आ जाता वो आपको छोड़कर नहीं जाएगी। उनके कहने पर उसने अपने सर को जुम्बिश दी और वापस कॉलेज के अंदर चली गई। आयजा ने अभी तक उसकी वजह से एडमिशन नहीं लिया था। उसका कहना था कि इसी बहाने उन दोनों की मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि मैट्रिक के प्रैक्टिकल के बाद से उन दोनों की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। कॉल पिक करते ही दाद ने उसे सलाम किया। टाइम क्या हो रहा है दाद? उसके सवाल पर दाद ने हैरत से घड़ी की जानब देखा। क्या उसने टाइम पूछने के लिए फोन किया था? सर 10 बजने में 2 मिनट बाकी है। कहाँ तुम इस वक्त? सर घर पर हूँ। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि 10 बजे तुम्हें मुझे पिक करना है? उसके कहने पर दाद ने सर पर हाथ मारा। सर वो मैंने सुना था कि आपकी फ्लाइट लेट हो चुकी है। उसने कमजोर सा बहाना बनाया, क्योंकि ये बात वो उसे बताकर अपने शामिल नहीं बुलवाना चाहता था कि अपने सर को वापस लाना वो भूल गया था। बहाने बनाने की वजह यहाँ एड्रेस भेजा हूँ तुम्हें, 5 मिनट में तुम जहाँ नहीं पहुंचे तुम्हें कत्ल की लिस्ट में अगला नाम तुम्हारा होगा। जी जी सर, मैं बस आ रहा हूँ। उन्हें जल्दी से मुंह का उगाड़ से निकल गया। अगर 5 मिनट से 1 मिनट में ऊपर हो जाता तो 20 वाकई में अगला नंबर उसका लिया था। रूही ये मेरी दोस्त और मेरी कजन है, और अब ये भी हमारे साथ इसी कॉलेज में एडमिशन ले रही है। उसके करीब आते ही आयशा ने अपने बराबर करी लड़की का उससे तार करवाया। ये कितनी प्यारी है, जितना सुना था आप उससे ज्यादा प्यारी हो। उसे देखते ही हामना ने कहा, जबकि अपने लिए तारीफ सुनकर उसने मुस्कुराते हुए नजरें झुका ली। अब आयशा की दोस्त को तो फिर मेरी भी हो, बल्कि और अब इंशाल्लाह आपसे अगली मुलाकात क्लास में होगी। आयशा और उसके साथ अलविदाई कलमात अदा करके वो कॉलेज से चली गई, क्योंकि बाहर उसका भाई उसका वेट कर रहा था। तुम वापस क्यों आ गई? पापा को इमरजेंसी में जाना पड़ गया, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं वापस अंदर चली जाऊं। और ये बात भी कहा कि आयशा से कहना जब तक मैं वापस नहीं आता था आयशा मुझे छोड़कर नहीं जाए। अच्छा टाइम कितना टाइम लगेगा उन्हें आने में? 15 से 20 मिनट कहे थे। अच्छा तो जब तक हम सामने बंद कैफे में होकर आए। उसके कहने पर रुहिया ने हैरान नजरों से उसे देखा। नहीं आयशा क्या हो गया? हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? हम कौन सा मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? बस कैफे में चलते हैं, तुम कुछ लेना चाहो तो ले लेना। वैसे भी तुम आज तक कभी अकेले घर से बाहर भी तो नहीं गई। उसका हाथ पकड़कर अबू से बाहर की जानब ले जाने लगी, जब रूहिया ने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़वाया। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मामा को पता चला तो डांट पड़ेगी। पापा जब आएंगे तो जब तुम्हें चलना हो तो वो हमें ले जाएंगे। रूहिया जिंदगी में थोड़ा सा एडवेंचर लाओ। मुझे नहीं जाना। अगर तुम्हें इतना शौक है तो तुम चले जाओ। तुम क्या मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं, तुम्हें अंकल आंटी की कसम, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। कसम वापस लो। मैं ऐसा कर चुकी हूँ, मैं वापस नहीं लूंगी। वैसे मौके बार बार नहीं मिलते। आज पहली बार मुझे मौका मिला है तुम्हारे साथ बाहर जाने का, तो मैं फायदा क्यों नहीं उठाऊं? उसकी नम आंखों को नजरअंदाज करके वो उसका हाथ पकड़ उससे बाहर की जानब लेकर चली गई। कहाँ हो तुम? इस वक्त कॉल पिक करते संगीता से आवाज उसे सुनाई दी। लाहौर। अच्छा लाहौर में हो, लेकिन कहाँ से आए हो? सऊदीया। क्या करने गए थे? डैड जब जाते हैं तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी इन हरकतों से मैं तंग आ चुका हूँ। तैमूर साहब के गुस्से से बड़ी आवाज उसे सुनाई दी, जिसे सुनकर गहरा सांस लेकर वो अपनी जगह से और कैफे से बाहर आ गया। इसमें तंग आने वाली क्या बात है? बल्कि आपको तो अब इस सब की आदत हो जानी चाहिए। तुम क्यों ऐसे काम करके मुझे गुस्सा दिलाते हो? वो जितने गुस्से से कह रहे थे, दूसरी तरफ मुझे शख्स उतना ही इत्मीनान से खड़ा था। चलो हमने कैफे देख लिया, अब चलते हैं। कैफे के करीब आते उसने कहा, वापस कॉलेज जाने लगी। वैसे भी कॉलेज कैफे आमने सामने ही बने थे। रुको, क्या हो गया रूही? मैं तुम्हें बता रही हूँ ऐसा अगर मामा को इस बारे में पता चला तो मैं तुमसे दोस्ती खत्म कर लूंगी। मुझे डर लग रहा है। मैं ऐसे कभी पापा या बाइक के बिना नहीं आई। देखो मेरा दिल भी कितना तेज धड़क रहा है। उन्हें खुद ही अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया, जो मामूल से ज्यादा तेज धड़क रहा था। उफ अल्लाह डरपोक, जाओ तुम कॉलेज, तुम नहीं चलोगी? नहीं, मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ खाऊंगी। तुम चली जाओगी या मैं छोड़ कर आऊं? नहीं, मैं चली जाऊंगी, सामने ही तो है। उसकी बात सुनकर आयशा अपना सर हिलाकर कैफे में चली गई, जबकि वो खुद ही गहरा सांस लेकर कॉलेज जाने के लिए मुड़ी। जब नजर सामने कर शख्स की तरफ उठी जो उस वक्त फोन पर किसी से बात कर रहा था, वाइट शर्ट के साथ। उसने ब्लैक जीन्स और जैकेट पहन रखी थी।
उसकी नजर सामने खड़े शख्स की जैकेट पर मौजूद थी, जहाँ कुछ अलग सा नजर आ रहा था। उसने हर तरफ देखा। कैफे और कॉलेज के अलावा उस जगह में बस एक वीरान बिल्डिंग मौजूद थी और वहां पर एक आदमी बंदूक का निशाना उस शख्स की तरफ किए बैठा था। बिल्डिंग में छुपे उस आदमी का सिर्फ सर दिख रहा था। जबकि ये मंजर देखते ही उसका जहन तेजी से चलने लगा और वो भागने के अंदाज में खुद से 4 कदम दूर शख्स की तरफ बढ़ी और उससे धक्का दे दिया। गोली चली थी, जिस पर चलाई थी वो बच चुका था, लेकिन उसके बाजू पर लग चुकी थी। बंदूक पर शायद साइलेंसर लगा हुआ था। सर, आप ठीक है? दांत भागता हुआ उसके करीब आया। वो अभी अभी यहाँ पर आया था। वो यकीनन यहाँ का सारा मंजर देख चुका था। उस आदमी को पकड़ो, यकीनन वो बिल्डिंग में है। दाल से कहकर वो रोती हुई रुकिया की जाने पर उसके बाजू से खून निकल रहा था और पहने हुए सफेद कपड़े भी खून में रंग रहे थे। बच्चे, रोने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाऊंगा। मामा, तकलीफ की वजह से उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। मामा, ये तकलीफ उस नाजुक वजूद के लिए बहुत ज्यादा थी। जबकि ये तकलीफ बर्दाश्त न करते हुए वो बेहोश हो चुकी थी। इर्द गिर्द लोगों का रश लगना शुरू हो चुका था, जिन्हें नजरअंदाज करके उसने रुकिया को अपने बाहों में उठाया और उसे लेकर गाड़ी की तरफ चला गया। जो दाल जहां लाया था, रुकिया का पहला सफेद बटा उसने उसके बाजू पर बांध दिया, क्योंकि उस वक्त उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे वो उसके खून रोकने के लिए उसके बाजू पर बांध देता। कौन है वो लड़की? हॉस्पिटल में उसके पास पहुंचते ही तैमूर साहब ने सबसे पहले सवाल पूछा। उनके बाद सुनकर उसने चौंका सा उठाया, फिर उनके पीछे खड़े दाद को गूंजने लगा। जबकि उसका ऐसा करते ही दाद अपनी नजर झुका ली। इससे मत देखो, आने में देर हो गई थी तो इसलिए मैंने खुद इसके पास फोन किया था। तुम मुझे बताओ वो लड़की कौन है, उसका नाम क्या है, कैसी है? डैड, मैं नहीं जानता वो लड़की कौन है। इस वक्त वो बेहोश है और जब होश में आएगी तो सबसे पहले उसका नाम पूछूंगा। आप यहाँ क्या करने आए हैं? दाद के बताने पर तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो यहाँ चला है। मुझे उस लड़की का शुक्रिया अदा करना है जिसने मेरी बेटी की जान बचाई। मेरी जिंदगी अमोत अल्लाह के हाथ में है। उस लड़की ने मेरी जान ही बचाई। वो बस एक वसीला बननी थी। गोली किसने चलाई? उनके पूछने पर उसने दाद की तरफ सवालिया नजर से देखा। शायद वो आदमी पकड़ा गया, उस वक्त वो टॉर्चर सेल में है। वो आदमी पकड़ा गया है, उस वक्त वो टॉर्चर सेल में है, जहां पर मैं उसे टॉर्चर करके ये बात जानूंगा कि गोली उसने किसके कहने पर चलाई थी। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? मेरी कोई किसी से कोई दुश्मनी है? उसकी बात पर तैमूर साहब ने आंखें छोटी करके उसे घूरा। तुम्हारे पास कोई एक वजह नहीं है दुश्मनी की। सबसे पहली वजह, तुम सियासतदान तैमूर काजमी के बेटे हो। और दूसरी वजह जो सबसे बड़ी है, जिससे हर कोई जानता है, वो ये कि तुम 20 हो, जिससे ये डर नहीं है कि वो खुलेआम लोगों को मारता पीता है। अगर तुम अभी तक बढ़ते आए तो इस वजह, तो उसकी वजह ये है कि पुलिस को आज तक तुम्हारे खिलाफ सबूत नहीं मिला है, मिलेगा भी नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा इतनी सफाई से काम करता है, भीड़ में लोगों को मारता है, फिर भी आज तक किसी ने उसे नहीं पकड़ा। और ये बात आप भी जानते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता हूँ जो मुजरिम होते हैं, जो जुल्म करते हैं। और ये कानून उन्हें उनके किए की सजा नहीं देता। उसकी बात पर तैमूर साहब ने अफसोस से उसे देखा। तुम जानते हो जहां तुम्हारी इस काम की वजह से मैं कितना परेशान रहता हूँ। हर वक्त ये दड़का लगा रहता है कि तुम्हें कुछ ना हो जाए। उनकी आवाज भी एक चुकी थी। है, मुझे उस लड़की के पास लेकर चलो, मुझे उसे देखना है। उनकी बात पर अपना सर हिलाकर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। बहुत कम उम्र लग रही है उसे। देखते ही तैमूर साहब ने कहा, लेकिन मैं उसका एहसान नहीं भूलूंगा। डॉक्टर ने क्या कहा है? कोई हत्या वाली बात तो नहीं? नहीं, गोली बस सूखा गुजरी थी और ये डरपोक लड़की इसी में बेहोश होगी। एक कम उम्र लड़की से तुम और क्या उम्मीद रखते हो? उसका ख्याल रखना। और दाद जहान से बात करके उन्होंने अपना रुख दाद की तरफ किया। इसके घर वालों का पता करो। आप क्या करेंगे जान का? उसने पेशानी पर बल डालकर अपने बाप को दिखत ने उसने जान बचाई है तुम्हारी जहान। जेब तैमूर काजमी की ये कोई आम बात नहीं। ठीक से शुक्रिया अदा करूंगा उस बच्ची का, उसके घर वालों को, उसका ख्याल रखना। उसका कंधा थपथपा कर उन्होंने एक नजर बेड पर बेहोश रूहिया पटेल और दाद को अपने साथ आने का इशारा करके वहां से चले गए। उनके जाते ही वो बेड का गौर से उसका चेहरा देखने लगे। आप रंगत उस वक्त जर्द हो रही थी। फूले फूले गुलाबी गाल और लंबी पलके उसके चेहरे पर मासूमियत थी, बेइंतहा मासूमियत। उसके गुलाबी लब देखने में ही इतने नरम लगते थे कि उन्हें छूने की चाह महसूस होती। जब तक उसे चेहरे को देखे जा रहा था, जब उसे रुखिया की पलकों में जुम्बिश महसूस हुई, उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। नजर सबसे पहले सफेद छत पर गई। वो झटके से उठी, जिससे बाजू में तकलीफ हल्की सी चीख उसके लबों से निकली, जबकि आंखें नम हो गई। दर्द हो रहा है? बारी मर्दाना आवाज में उसने अपनी तकलीफ से ध्यान हटाकर बेड पर अपने बिल्कुल करीब बैठे शख्स को देखा। "आप कौन है जिससे तुमने धक्का दिया था, जिसके बदले की गोली खाई थी?" "मुझे मामा के पास जाना है।" "मामा के पास क्यों जाना है?" "मुझे दर्द हो रहा है।" अब की बार आंसू उसकी आंख से गिरना शुरू हो चुके थे। यकीनन उसे दर्द ज्यादा हो रहा था, या शायद ये कम दर्द भी उसे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। "तुम्हारी दर्द का इलाज तो मैं भी कर सकता हूँ।" "नहीं, मुझे मामा के पास जाना है।" रुहिया की बात सुनकर वो गहरा सांस लेकर बड़बड़ाया। "मामा, मामाज गर्ल।" मोबाइल जेब से निकाल उसने दांत को कान मिलाया और उसे कमरे में बुलाया। "कहाँ दर्द हो रहा है?" जहां ने उसके बाजू पर हाथ रखना चाहा, जिससे वो थोड़ा सा खिसका पीछे हुई। उसकी इस हरकत पर जहां ने हैरत से उसे देखा। "क्या हुआ? आप मुझे हाथ मत लगाइए।" "क्यों?" उसने फुर्सत से उस छोटी सी नाक और गुलाबी लबों वाली लड़की को देखा। "आप अजनबी हैं, मामा कहती हैं अजनबी से दूर रहना चाहिए।" "हाँ हूँ तो मैं अजनबी, लेकिन ये बात जब जहन में नहीं आई जब तुमने मेरी जान बचाई थी। मामा कहती हैं कि लोगों की मदद करनी चाहिए। मैंने देखा वो आदमी आपकी तरफ गोली चला रहा था तो मैंने बस इसीलिए सब किया। मुझे जानती हो तुम मैं कौन हूँ?" उसने
मध्यम आवाज में उसे देखते हुए पूछा, जिस पर उसने अपना सर नफी महलाया। कौन है आप? जहान, तुम बस मुझे इतना ही जान लो। फिर मुझे बता, तुम वहाँ कैफे में क्या कर रही थी, वो भी अकेली? मैं कॉलेज गई थी फर्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए। फिर मेरी दोस्त आयशा ने मुझे मामा पापा की कसम दी, मुझे जबरदस्ती कॉलेज के सामने बंद कैफे में लेगी। फिर मैंने आपको देखा और मैं दरमियान में आई, जिससे मुझे गोली लगी। फिर शायद मैं बेहोश हो गई। जहान हैरत से उस लड़की को देख रहा था जिसके नजदीक वो अजनबी था। फिर भी वो उससे पूरी तफसील बता रहे थे। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? आप अजनबी हैं, मैं आपको अपना नाम क्यों बताऊंगी? रुकिया के कहने पर बेसहारा उसकी हंसी छूटी। वो अजनबी को अपना नाम नहीं बता सकती थी। जब कि बाकी की तफसील आराम से बता चुकी थी, तो उस लड़की में कितनी अकल थी, ये बात वो उन चंद मिनट में ही जान चुका था। सर, आपने बुलाया था? कमरे में दाखिल होकर दाल ने कहा। पता चल गया जी सर, वो उस वक्त कॉलेज में ही है। उसकी बात पर सर हिलाकर रूहिया की तरफ मुतवज्जह हुआ। तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया, कोई बात नहीं, मेरे लिए आपसे तुम प्रिंसेस हो। अब तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारे पापा तुम्हारे वेट कर रहे होंगे। कहाँ है वो? उसने बेचैनी से पूछा। दाद तुम्हें उनके पास छोड़ा गया? उसने दाद की तरफ इशारा किया, जबकि उसके कहने पर रूहिया ने अपने कदम जमीन पर रखे और वहां से जाने लगी। उसके पास उस वक्त अपने पापा के पास जाने की जल्दी थी। जहान जेब ने हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा। वो सफेद दुपट्टा देखकर इस पर खून लगा हुआ था। उस वक्त वो बिना दुपट्टे के खड़ी थी और उसे एहसास भी नहीं था। रुको प्रिंसेस, बड़ी आवाज ने रुकिया के चलते कदम रुके। उसने मुड़कर जहान की तरफ देखा, जो उससे ही देख रहा था। अपनी जगह से उठकर वो रुकिया के करीब आया और अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर डाल दी। दाद, ध्यान से लेकर जाना। इसका उसका अंदाज दाद को साफ समझा रहा था कि ध्यान से लेकर जाना, वरना कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हारी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। जी सर, आप फिक्र मत करें। रुकिया को लेकर वो कमरे से चला गया और उसके जाते ही जहान ने पैर पकड़ा, सफेद दुपट्टा उठा लिया। अपने बढ़ते फोन को उसने पहले ही बेल पर उठा लिया। सब ठीक दाद? जी सर। कहाँ छोड़ा उसे? उनके वालिद के पास, कॉलेज में ही थे, काफी परेशान थे, मैडम को ही हर जगह ढूंढ रहे थे। तुमने उनसे क्या कहा उनकी बेटी के बारे में? सर, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वहां पहुंचते ही मैडम उन्हें सब कुछ बता दिया। सांस काफी फूल रहा था, लेकिन जब तक बात मुकम्मल नहीं हुई वो चुप नहीं हुई। उसकी बात सुनकर जहान जीप के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी। जहन में बेइख्तियार उसका तस्वर आया। पुलिस सांसों के साथ बातें करती, वो फूले फूले गालों वाली मासूम लड़की कितनी क्यूट लग रही होगी। नाम क्या है उसका? रुहिया हुसैन। दाद की बात सुनते ही उसने काल काल कर अपनी आंखें मूंद ली। रुहिया हुसैन नहीं, उसने खुद ही अपनी बात की नफी के ऊपर एक ख्याल आते ही लबों पर मुस्कुराहट देंगे। रूह, जहान की रूह, जहान जेब तैमूर काजमी की रूह। रुहिया हुसैन ही, उसने खुद ही अपनी बात की नफी के ऊपर एक ख्याल आते ही लबों पर मुस्कुराहट देंगे। रूह, जहान की रूह, जहान जेब तैमूर काजमी की रूह। उसने अपनी आंखें बंद करके रुहिया का सबर किया। लबों पर एक मुस्कुराहट दौड़ी, जो कि जल्दी ही जुदा होगी। उसने अपनी आंखें दोबारा खोली। इस बार चेहरे पर सहती थी, जो 20 के चेहरे पर रहती थी। नहीं, उम्मीद कैसे हो सकती है? वो तो बहुत मासूम है, भला एक 20 के साथ वो जिंदगी कैसे गुजार सकती है? नहीं, मेरी और उसकी दुनिया अलग है, बहुत अलग। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कह रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि जहान जेब काजमी ने अपनी पसंद को छोड़ा था, लेकिन वो भी सिर्फ उस शर्त पर कि वो उसे दोबारा कभी न मिले। अगर रुकिया हसैन उसे दोबारा मिली तो फिर जहान की रूह को उससे कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। उसके घर में दाखिल होते ही ज़ाहिरा बेगम हरीम उसे देखते ही परेशानी से उसकी तरफ बढ़ी, क्योंकि उसके कपड़ों पर लगा खून दूर से ही दिख रहा था। क्या हुआ इसे? उसके जर्द चेहरे को देखकर ज़ाहिरा बेगम ने परेशानी से कहा। हरीम, इसे कमरे में ले जाओ। ज़ाहिरा बेगम के सवाल का बिना कोई जवाब दिए उन्होंने हरीम से कहा, जो उसे कमरे में लेके। हुसैन, क्या हुआ है इसे? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, छोटा सा। हुसैन, इसकी हालत देखी आपने? पूरी जर्द हो रही है, वो कपड़े उसके खून से रंगे हुए हैं। ज़ाहिरा, परेशानी वाली कोई बात नहीं, ठीक है, हमारी बच्ची। बस उस पर शुक्र अदा करो, नरमी से कहते हुए उन्हें अंदर अपने साथ लेके। क्या हुआ है रुकिया तुम्हारे साथ? उसे बेड पर बैठा कर हरीम ने फिक्रमंदी से कहा, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। उसने अपने अंगूठे और पहली उंगली के पोलों को मिलाकर उसे बताया। ये बात हुसैन साहब ने उसे गाड़ी में ही बता दी थी कि बात किसी को नहीं बतानी, कि तुम्हें गोली लगी है, बिला वजह से परेशान होंगे। उनकी बात सुनकर उसके चेहरे के तार साथ बिखरे थे। मुझे कब से सोच रही थी कि सबको अपनी इस बहादुरी का किस्सा सुनाएगी कि रुकिया ने गोली खाई है। वो सारी सोचें डूब चुकी थी, क्योंकि पापा की बात भी तो माननी है। अच्छा, तुम ऐसा कोई कपड़े बदला लाओ, मैं हेल्प करवा देती हूँ, फिर तुम्हें जूस बना कर दूंगी। हरी ने उसके कपड़े अलमारी से निकालते हुए कहा। और कमजोरी होने के बावजूद वो मुस्कुराते हुए अपने लिए परेशान अपनी भाभी को देखते रहे। वो उस वक्त अपने बनाए के टार्चर सेल में मौजूद था। वहाँ चंद कमरे बने हुए थे, जिनमें से वो सबसे पहले कमरे में दाखिल होकर चाहे एक आदमी कुर्सी पर बना हुआ था। उसका सर लटका हुआ था, जिससे दिख रहा था कि वो बेहोश है। उसने दांत को शायद किया, जिससे समझ कर वो बाहर चला गया। वो 2 मिनट बाद ही उसकी वापसी होगी। उसके हाथ में बाल्टी थी, ठंडे यहाँ पानी से बड़ी बाल्टी, जो उसने कुर्सी पर बंधे शख्स पर उल्टी। उसके ऐसा कटे हुए शख्स हड़बड़ा कर उठा। नजर सबसे पहले अपने सामने खड़े उस शख्स पर गई, जिसने उस वक्त व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक जींस पहनी हुई थी। एक ही बार सवाल पूछूंगा, जवाब दे देना, वरना जाम के लिए तैयार रहना। शर्ट यासीन कोनू तक चढ़ा कर वो उस शख्स के सामने रखी कुर्सी पर बैठकर, नाम क्या है तुम्हारा? जुबैर। जवाब देकर उसने डरते डरते अपनी निगाह टेढ़ी करके अपने से चंद इंच फासले पर रखी उन चीजों को देखा, छोटी से लेकर बड़ी तक, मारने वाली, किसी को चोट पहुंचाने वाली, हर चीज यहाँ मौजूद थी। टेबल पर तरतीब से अलग अलग करके रखी हुई थी। उन चीजों को देखा उसने। मैं तू निकला 20, मुझे जाने दो, किसके कहने पर तुम मुझे मारने आए थे? उसने संजीदा चेहरे के साथ फिर सवाल किया। अब्दुल्ला, मुझे उनमें भेजा था। उनका कहना था कि जो ड्रग्स, असला वगैरह वो दूसरे मुल्क में पहुंचाना चाहते हैं, तुम्हारी वजह से नहीं जा रही। तुम उनके 3 बंदे मार चुके हो, इसलिए तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। मैं अगर तुम्हें छोड़ दूं तो अब्दुल्ला तुम्हें मार देगा, मरना तो तुम्हें है। नहीं, मैं यहाँ से बहुत ही दूर चला जाऊंगा। उसने जल्दी से कहा बचने की
जो नजर आ रही थी। मैं अगला माल वो कहाँ भेजेगा? अभी अपना माल वो पाकिस्तान के शहर में ही भेजने का कौन सा शहर की मुझे नहीं पता, लेकिन जो लड़का ये काम करेगा उसका नाम जैन है। लड़की का पूरा नाम क्या है? जैन गूफार वैसे शहर में रहता है। उससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानता, मुझे जाने दो। तुमसे किसने? मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो अजीब से अंदाज में हंसा। मैं तुम्हें सब बता चुका हूँ अब बीस, मैंने ये कब कहा था कि सब जाने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसने टेबल पर रखी बंदूक उठाई, जिसे देखकर जुबैर के चेहरे पर खौफ छा चुका था। बीस, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, जो तुम बोलोगे मैं करूंगा। बीस ने गहरी नजर से उसे देखा। मौत के खौफ से तुम अपने मालिक के साथ गद्दारी कर रहे हो, कल मेरे साथ भी कर सकते हो। मुझे तुम जैसे गद्दार लोग नहीं चाहिए। उसने गोली चलाई जो जुबैर के बाजू को छूती हुई गुजर गई। दर्द से उसकी चीख निकली, जिसे सुनकर बीस के अंदर इत्मीनान बड़ी लहर दौड़ी। तुम मर्द होकर उस दर्द पर चीखे हो। वो तो एक नाजुक सी लड़की थी जिसे तुमने ये तकलीफ दी थी। उसे कितना दर्द हुआ होगा। दांत पीसते हुए उसने गुस्से से कहा और बंदूक उसके दूसरे बाजू पर रखकर चला दे। उसके बाजू से निकलता खून जमीन पर गिरने लगा और दर्द से तड़पते हुए वो बेहोश हो चुका था। उसके बेहोश होते ही वो अपनी जगह से उठा। इसका क्या करना है? उसके खड़े होते ही दाल ने पूछा। इसका इलाज करो, जब होश में आए तो दोबारा यही डोज दो और उसके बाद जिस बिल्डिंग से उसने गोली चलाई थी वहां के छत से इसे फेंक देना। उसकी बात सुनकर दाद ने जल्दी से अपना सर इस बात में हिला दिया। बीस ने मुर्गा की नजर कुर्सी पर बंदे जुबैर पर डाली, वहां से चला गया। कमरे में दाखिल होते ही उसने सबसे पहले अपने कपड़े बदले, क्योंकि सफेद शर्ट पर खून के दाग लग चुके थे। फ्रेश होकर उसने डार्क ब्लू ट्राउजर पर व्हाइट टी शर्ट से तन की थी। अपने कमरे में मौजूद नरम सोफे पर बैठ उसने टेबल पर रखा सिगरेट का पैकेट उठाया, उसे जलाकर लबू में दबा लिया। जबकि जहन के प्रतिभा अपनी प्रिंसेस के साथ मुलाकात चल रही थी और उसका ख्याल कि जहांगीर के लबू पर मुस्कुराए ला चुका था। तुम सच कह रही हो रूही, तुम्हें गोली लगी थी? हामना ने अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरत से कहा। उस वक्त वो दोनों कैंटीन में बैठी हुई थी। आयशा आ नहीं थी। उसे कॉलेज आते हुए 4 दिन हो चुके थे। उन 4 दिनों में ही उसकी हामना से काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। उसकी क्लासेस शुरू हुए 1 माह होने वाला था, लेकिन जब तक वो मुकम्मल से हिजाब नहीं होगी और उसके चेहरे की पीली रंगत जो सिर्फ जहरा बेगम हरीम को दुख दे रही थी खत्म नहीं होगी, जब तक जहरा बेगम ने उसे कॉलेज नहीं आने दिया। हाँ, वो लड़का खड़ा था। मैं ऐसे गई और उसे ऐसे धक्का दिया। अपने हाथों का इस्तेमाल करके उसे सारे स्टेप करके दिखा दिए। जब से कॉलेज आज किसी कशमकश में मुबतला थी। ये बात हमना और आयता को बताया नहीं, क्योंकि पापा ने उसे ये बात बताने से मना किया था। लेकिन फिर उसने खुद ही सोचा कि उन्होंने घर वालों को बताने से मना किया तो दोस्तों को थोड़ी। इसलिए आज वो पूरी स्टोरी हमना को सुना रही थी। सबको बताना भी था कि वो कितनी मुहाता है। फिर क्या हुआ था? जैसे कहते हुए हमना ने अपनी चर्च मजीद आगे की। फिर एक आदमी था, वो लड़का उसे दाद बुला रहा था, तो उस लड़के ने मुझे उस आदमी के साथ पापा के पास भिजवा दिया। तुम तो बहुत बहादुर हो रूही। उसके कहने पर रुकिया ने शर्मा का अपनी तारीफ वसूल की। अच्छा, मैं देख लूँ भाई, मुझे लेने तो नहीं आगे? अपना बैग और टेबल पर की किताब उठाकर वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। रुकिया भी उसके साथ साथ ही चलने लगी और गेट तक पहुंचने तक भी वो दोनों बातें करती रही। हामना का भाई लेने आ गया था, इसलिए रुकिया को अल्लाह हाफ़िज़ कहकर वो बाहर निकल गई। उसके चाहते ही रुकिया भी दोबारा कॉलेज के अंदर चली गई। हुसैन साहब एक ही पिक साहिबा उसे लेने आते थे, अभी उनके आने का टाइम नहीं हुआ था। तुम्हारे साथ ये लड़की कौन थी? उसकी गाड़ी में बैठे ही जैन ने पूछा, जो कब से गेट पर खड़ी रुकिया को देखा, जो अब अंदर कॉलेज में जा चुकी थी। वो मेरी दोस्त है, बहुत प्यारी है। हाँ, वो तो लग रही है। ये बात उसने दिल में सोची। उफ अल्लाह, मैं उसकी किताबें भी रुक जाइए, मैं देकर आती हूँ। अपने हाथ में मौजूद 3 किताबों में से एक रुकिया की थी, जो वो अपनी किताबों के साथ ही उठा लाई थी। नहीं, रहने तो टाइम लगेगा, बाद में दे देना। नॉर्मल लहजे में कहते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट कर, जबकि जहन के पर्दे पर रुकिया का अक्स घूम रहा था। आंखें मूंदे वो उस वक्त अपने प्रिंसेस के ख्यालों में गुम था। ठंडे बंद कमरे में सिगरेट का धुआं फैला हुआ था। उन्हें आंखें खोलकर आधा बुझा हुआ सिगरेट ऐश टुकड़े किए डाला और टेबल पर रखा। उस पर दुपट्टा उठा लिया और हॉस्पिटल का मंत्र याद करने लगा। आप कौन है जिसे तुमने धक्का दिया था, जिसके बदले की गोली खाई थी? मुझे मामा के पास जाना है। मामा के पास क्यों जाना है? मुझे दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा था उसकी मासूम सी आवाज अभी तक उसे सुनाई दे रही थी। गहरी मुस्कुराहट के साथ उसने रुकिया के दुपट्टे पर अपने लब रख दिए। आहिस्ता से बंद हुआ। हामना का बैग सामने सोफे पर रखा हुआ था। उन्हें जिप खोलकर बैग में मौजूद हामना की किताबें निकाली, उसमें से रुकिया की किताब तलाश करने लगा। वो एक जैसी किताबें रखी हुई थी, जिनमें से एक हामना की थी तो जाहिर था दूसरी रुकिया की होनी थी। उसने वो किताब खोली जहाँ पहले हिस्सा पेपर छोटे छोटे लफ्ज़ों में रुकिया हुसैन लिखा हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए किताब बंद कर दी और जिस तरह आया था उसी तरह बाहर चला गया। उसे एक बहाना मिल चुका था रुकिया से मिलने का। हामना तो हालांकि घर गई है और आज वहीं रहेगी, तो मजबूरन ये किताब मुझे ही तुम्हें देनी पड़ेगी। मिस रुकिया, उसने मेरे हाथ में मौजूद उस किताब को देखते हुए कहा। बाहर मेन गेट पर जो किताब बैठा हुआ था, जो उसे देखते ही गेट खोल चुका था। गाड़ी में दाखिल होते उसने सबसे पहले ज़हरा बेगम और हुसैन साहब के कमरे की तरफ देखा। कमरे की लाइट आती यकीन वो दोनों सो रहे थे। वैसे भी रात के 2 बज रहे थे। उनमें से अब उसकी मुलाकात सुबह ही होनी थी। अपने कदम उसने रुहिया के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। कमरे की लाइट ऑन थी और वो बेड पर सो रही थी। वो हमेशा लाइट ऑन करके ही सोती थी। आहद ने मुस्कुराते हुए उसे प्यार भरी नजरों से देखा। वो उसके करीब जाकर उसकी पोजीशन दुरुस्त करने लगा। एक पाँव बेड पर जबकि दूसरा जमीन पर था और उसका कंबल आधे से ज्यादा जमीन पर गिरा पड़ा था। आहद ने उसे ठीक से लिटा कर उस पर कंबल दुरुस्त करके डाले, उसके माथे पर अपने लब रखकर उसके कमरे से निकल गया। अब उसका इरादा अपने कमरे की तरफ जाने का था। अपने कमरे का दरवाजा खोलते ही उसके लबों पर मुस्कुराहट डर गई। दौड़ गई। कमरे में पहले की निस्बत अब ज्यादा सामान था। बेबी लोशन, पाउडर्स, बेबी कॉर्ड और दीगर सामान मौजूद था, लेकिन इतने सामान होने के बावजूद भी कमरे की हर चीज बहुत सलीके से रखी हुई थी। आयशा ने दरवाजा बंद करके वो बेड पर लेटे हरीम के करीब आया। नरमी से उसके माथे पर अपने लब रख दिए।
हरीम को ज़हरा बेगम ने एक पार्टी में देखकर पसंद किया था और उसने खुद भी उनकी पसंद पर सर झुका दिया। अलबत्ता दिल में ये ख्याल ज़रूर आता था कि वो लड़की पता नहीं कैसी होगी, उसका मिजाज कैसा होगा, लेकिन उससे से शादी होते ही सारे बुरे ख्यालात ने उसका पीछा छोड़ दिया। हरीम उसकी सोच से ज्यादा अच्छी थी। हर रिश्ते में परफेक्ट दूसरी तरफ आकर उसने बीच में लेती अपनी बेटी को उठाया। वो 1 महीने की जो काफी ज्यादा सेहमान थी, देखने में वो बिल्कुल रूहिया की तरह थी। फूले फूले गाल वाली वो गुड़िया उस वक्त सो रही थी। उसे गोद में लेकर वो प्यार भरी नजरों से देखने लगा। आप कब आए? उसने अपना चेहरा मोड़ कर देखा। जहां नींद से भरी आंखें मुश्किल खुल वो हाथ को देख रही थी। थोड़ी देर पहले उसे जवाब देकर वो दोबारा से अपनी बेटी को देखने लगा। उस वक्त ये लम्हा उसे दुनिया का सबसे हसीन लम्हा लग रहा था। आगे कोई सरकारी में उसके करीब आई, उसके कंधे पर अपना सर रख लिया। मुझसे मिले भी नहीं, बस आते ही बेटी को उठा लिया। बेटी को प्यार कर, फिर तुमसे भी अच्छे से मिल लूंगा। आहद ने उसके कान में सरगोशी की, जिस पर उसने मुस्कुराकर अपनी पलकें झुका ली। प्यारी है ना? हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। जी नहीं, आप भी जानते हैं रूहिया की तरह है। मैं अभी तक पूछ ही नहीं सका इसका नाम क्या है। हुनैन रूहिया ने रखा है, और आपको पता है मामा और इसके नाम रखने में कितनी लड़ाई हुई थी। फिर पापा ने इतनी मुश्किल से उनकी लड़ाई खत्म कर रूहिया ने उसका नाम हुनैन रख दिया। उनकी लड़ाई याद करके हरीम की हंसी छूटी। कोई बात नहीं, हम वो लेकर आ जाएंगे ताकि आप उसका नाम मामा रख ले। आहद के शरारे से कहने पर हरीम ने घूर कर उसे मजबूत बाजू पर मुक्का सीध के लेके जानते थे उससे सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खाना खाया आपने? लेकर आओ। नहीं तुम बस मेरे पास हो, कपड़े तो चेंज कर ले। नहीं करने इस वक्त, बस मुझे सोना है। हुनैन को दोनों के बीच में लटाकर उसने हरीम को अपने बाजू पर लटाया और खुद भी सुकून से अपनी आंखें मूंद ली। जब से उसे हुनैन की इस दुनिया में आने की इत्तला मिली थी, तब से रोज उसे यही डर लगा रहता था कि वो वापस जा भी सकेगा या नहीं, अपनी बेटी को देख भी सकेगा या नहीं। लेकिन वो देख चुका था। अपनी आंखें बंद करके उसने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और अपनी सोई हुई बेटी को देखा, फिर से मुस्कुरा दिया। बालू की ऊंची पोनी बनाई, काली यूनिफॉर्म में मलबूस पर अपना बैग पकड़े तेज कदमों से भागकर डाइनिंग रूम में जहाँ बैठे शख्स को देखा उसने खुशगवार हैरत हुई। भैया आपका भाई। वो बातों में हाथ के पास की, वो जो अपना नाश्ता करा था उसके बाद सुनकर मुस्कुरा उठा। घर में वो सुबह होते ही सबसे मिल चुका था। बस एक रूहिया ही बची थी जिससे वो अब मिल रहा था। मैं तो बहुत साल पहले आ गया था। हाँ मुझे पता है, आप बहुत साल पहले आ गए थे। उसने बहुत को लंबा खींचा। अब इतना भी बहुत मत करो, मैं करूंगी क्योंकि यही बात है। हाँ यही बात है। पता है मामा, कभी कभी तो मुझे भी लगता है मैं बहुत बड़ा हूँ, या फिर रूहिया मैडम कुछ ज्यादा छोटी है। ज्यादा जरा बाहर जाओ, हर कोई इन्हें मेरी बेटी समझ आया ने उनके सामने अपने दुख का इजहार किया। बेटा है तो तुमसे बहुत छोटी। हुसैन साहब ने हबार का सवाल पलटते हुए कहा, आप इतनी भी छोटी नहीं। जी नहीं हूँ, पूरे 13 साल। रूहिया ने अपनी सारी उंगलियां उसे दिखाई। ये 10 हुई भाभी, 3 उंगली और दिखाइए। रूहिया ने अपने बराबर बैठे हरीम को देखते हुए कहा, जिस पर उसने अपनी मुस्कुराहट दबाकर रूहिया के साथ अपनी 3 उंगलियां मिला दी। लीजिए भैया, हो गया 13 और आप जल्दी से नाश्ता कर, फिर मुझे कॉलेज छोड़ पाइएगा। आज मैं आपके साथ जाऊंगी। उसकी बात पर उसने अपना सर सवाल में हिला दिया और टेबल पर रखा अपना चाय का कप उठाकर लबू से लगा लिया। अपने जिम रूम में मौजूद उस वक्त वो काफी देर से एक्सरसाइज कर रहा था और एक तरफ खड़ा दांत कब से उसका काम खत्म होने का इंतजार कर रहा था ताकि उससे वो बात बता सके जिसके लिए वो जहाँ खड़ा था। बोलो क्या पता चला है? वहां कर मुलाजम ने उसकी तरफ तौलिया बढ़ाया जिससे वो अपने वजूद पर मौजूद पसीना साफ करने लगा। सर जैन का पता चल गया। यकीनन वो अब्दुल्ला के लिए बहुत खास है। जब ही वो गार्ड से बाहर निकलता है उसके साथ गार्ड होते हैं जो अब्दुल्ला ने रखवाए हैं। अकेले वो बस जब ही नजर आता है जब अपनी बहन को कॉलेज लेने आता है। मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए, चाहे उसके साथ गार्ड्स की फौज हो या फिर अकेला हो। मुझे वो चाहिए, साथ लहजे में कहकर उसने हाथ में पकड़ा वो टॉवल फेंका, खुद जिम रूम से निकल गया। रूहिया को कॉलेज छोड़कर उसने अपने चंद एक काम निपटाए और गाड़ी करके जाना बढ़ा दी। जब उसका फोन बजा, जहाँ नाम देखते ही उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। कैसे हो आहत? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? कुछ खास नहीं, बस तुम्हारी वापसी हुई है तो सोचा तुमसे मिलने का प्लान बना लो। मुझे हैरत नहीं हुई कि तुम्हें पता चल गया। मैं वापस आने जहाँ कोई नई बात नहीं है, कब मिलना है? लोकेशन भेज दूंगा। वैसे तुमने मुझे मेरी बेटी की मुबारकबाद नहीं दी। मैं ये खबर सुनते ही तुम्हारे घर केक और फूल फूल भिजवा चुका था। हाँ तुम्हें मुबारकबाद नहीं दी, सोचा था जब वापस आओगे तो मिलकर ही दूंगा। जहांगीर के कहने पर आह ने क्या लगाया। अच्छा तो वो केक और फूलों की दुकान तुमने भिजवाई थी? बंदा कोई कार्ड वगैरह ही लगा देता है। मामा तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि पता नहीं किसने ये सब भेज दिया। और मेरी बहन उस खुशफहमी में मुब्तला हो चुकी थी कि किसी ने उसे बाहर देख लिया और उससे पहली नजर की मोहब्बत होगी, इस वजह से ये सब भेजा है। उसके कहने की वजह जहांगीर को आप समझ आई थी। है मुझे बताओ मैं कब ये काम तुम्हारे लिए करूँ? आई मीन तुम कब शादी कर रहे हो? सोच लो, उम्र निकली जा रही है। इतनी भी नहीं निकली जा रही, सिर्फ 31 का हूँ। तो 31 का मोमन नहीं होती मुझे, देख लो तुमसे सिर्फ 2 माह बड़ा हूँ और माशाल्लाह से एक बेटी का बाप भी बन गया हूँ। मेरे भाई अगर इतनी जल्दी लग रही है तो अपनी बहन की शादी करो और करार दो। मुझसे मेरी बहन और तुम में बहुत फर्क है जहान। अगर नहीं होता तो मैं इस बारे में जरूर सोचता, लेकिन ऐसा है नहीं। रूहिया बहुत मासूम है, वो तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। क्यों नहीं गुजार सकती? आपकी बात सुनते ही उसके माथे पर बल पड़े कि तुम एक बीच से तुम्हारी एक अलग दुनिया है जिसमें किसी की जान लेना जरा भी मुश्किल नहीं है और उसकी दुनिया अलग है। हर मैं भी क्या बातें करने लग गया। तुम कौन सा मेरी बहन को जानते हो? अगर जानते तो मजाक में भी ये बात नहीं कहते। ख्याल रखना, तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। अलविदाई कलिमात अदा करके उसने फोन रख दिया। जहांगीर ने गुस्से से अपने फोन को देखा, अगले पल उसे जोर से दीवार पर मार दिया। हाथ की बातें याद करके उसे बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। जबकि जमीन पर पड़ा वो महंगा फोन अपनी किस्मत पर मातम कर रहा था।
कैंटीन में बैठी वो सैंडविच से इंतजार कर रही थी। जब उसकी क्लास वालों ने बताया कि बाहर कोई उसका इंतजार कर रहा है, आज वो अकेली कॉलेज आई थी और सारा दिन बोरियत बड़ा गुजरा क्योंकि उसकी दोस्तें जो नहीं आई थी। अपना बैग उठाकर वो कॉलेज से बाहर निकल गई। छुट्टी का टाइम था और उसे यही लग रहा था कि आज उसे लेने आया होगा क्योंकि पापा इतनी जल्दी लेने नहीं आते थे बाहर, ना ही तो आहदा ना ही हुसैन साहब। उसने यही सोचा था शायद उस लड़की ने कोई मजाक किया होगा। यही सब सोचते हुए वो वापस अंदर जाने लगी जब कोई उसे पुकारता हुआ तेजी से उसके करीब आ गया। उसे जहाँ आना है जी सर, उसकी बहन यहाँ पड़ती है और उस वक्त वो रोजाना उसे लेने आता है। दाद के कहने पर उसने अपना सर हिला दिया। जैन की तस्वीर वो पहले देख चुका था, जिसके बायस उससे पहचानने में उससे कोई मुश्किल नहीं आई थी। गोद में रखा लैपटॉप उसने बांध करके बैग में डाला और कॉलेज की तरफ देखने लगा। गाड़ी कॉलेज के सामने ही खड़ी थी, इसलिए वहां का मंजर साफ दिख रहा था। जहां बस यूनिफॉर्म में मौजूद लड़कियां थी और जब भी उसकी नजर उन लड़कियों के दरमियान खड़ी उस लड़की की तरफ उठी जहां व्हाइट यूनिफॉर्म में मौजूद वो फूले फूले गाल वाली लड़की खड़ी थी। उसके लबों पर बेसहारा मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन अगले ही लम्हे वो मुस्कुराहट से मर चुकी थी और गुस्से से रगत तान चुकी थी। मेरा नाम जैन है, सॉरी मैं आपको नहीं जानती। उसने जल्दी जल्दी बात मुकम्मल के अंदर जाने लगी। जब वो फिर उसके रास्ते में आ गया, मैं हमना का भाई हूँ, आपकी बुक देने आया था। आज हमना कॉलेज नहीं आई थी तो उसने मुझसे कहा कि मैं आपको दे दूं। उसने अपने हाथ में मौजूद बुक उसकी तरफ बढ़ाई। थैंक यू भाई, मैं आपका भाई नहीं हूँ, आप मुझे जैन बुला सकते हैं। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे कुछ देर झिझक उसने मिला लिया, लेकिन अगले लम्हे जो हुआ वो उसका सांस ताक रोक चुका था। उसने गुस्से से अपने सामने चलता मंजर देखा। सामने खड़ा लड़का जैन था। इस बात का उसे यकीन था और इसी बात को उसे गुस्सा था। वो लड़का उसकी कि इतने करीब क्यों खड़ा था। वो गाड़ी में बैठा भी यहाँ से देख सकता था कि वो किन नजर से रुहिया को देख रहा है, लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा था तो वो उसके इतने करीब खड़ी उस बेवकूफ लड़की को नहीं आ रहा था। दांत मेरी गाल वो माथे पर बैठ डाले। उसने दांत को मुहातब किया जबकि नजर सामने चलते उस मंदिर पर थी जहां अब जैन अपना हाथ आगे बढ़ा उसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। ड्राइविंग सीट पर बैठे दाद ने मुल्कों से देखा। सामने जैन खड़ा था। ये बात वो भी देख चुका था, लेकिन वो उसे यही सर पर मार देगा ऐसी तो दाद को उससे नहीं थी। यूसर मीर गांधो उसने एक एक लफ्ज छुपा छुपा कर अदा किया। इस पर घबरा कर दादी जल से गन से दी, जिसे थाम को जैन की तरफ चला दी और हमेशा की तरह निशाना सीधा शिकार पर लगा। वो गोली सीधे जैन की कनपट्टी पर लगी, दूसरी उसके बाजू पर लगी। खून के चींटे रुकिया के चेहरे पर पड़ी और दो आंखें और वो आंखें फाड़ कर सांस के उस मंजर को देख रही थी। गोली चलते हर जगह भगदड़ मच चुकी थी। जहां उस जगह पहले सब इत्मीनान से खड़े थे, अब सब उसी जगह से भाग रहे। तो कुछ जैन के करीब आकर उसे देख रहे थे। रूहिया ने अपनी गर्दन मुंह का हर तरफ देखा। उसका आवाज से चाल हो चुके थे। दूर गाड़ी में से वो दो शख्स बैठा दिखाई दिया जो गहरी नजर से हाथ में गन पकड़ उसे ही देख रहा था। उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था दिल की धड़कन बढ़ रही है या रुक रही है। उसने अपने टकराते सर पर हाथ रखा और अगले ही पाल और दराम से जमीन पर गिर चुकी थी। गाड़ी से उतरकर वो उसकी जाना बढ़ा और नरमी से उसका नाजुक वजूद अपनी बाहों में उठा लिया। उसे अपनी बाहों में उठाया। उसने गाड़ी की पिछली सीट पर नरमी से उसे लटाया और मुड़कर जैन को देखा जिसके करीब अब लोगों का रश बढ़ता जा रहा था। कोई पुलिस को कॉल कर रहा था तो कोई एम्बुलेंस को तो कोई उसकी वीडियो बना रहा था। भगदड़ ऐसी मची थी कि किसी ने ये देखा तक भी नहीं कि गोली कहाँ से चली और किसने चलाई थी। इसमें बेहोश होने वाली क्या बात है। उसने नरमी से उसका गाल थपथपा कर कहा, सर मैडम को हॉस्पिटल लेकर जाना है। दान ने उसके पीछे खड़े होकर कहा, मैं ले जाऊंगा, तुम उस लड़की को सर में लेकर जाओ। सर सब लोग जमा है वहां पर और मेरे ख्याल से वो मार चुका है। उसके कहने पर जहान जेब ने हिज्जत ब्राउन आंखों से घूर कर देखा। दाद में जा रहा हूँ और बाद में जब मैं आऊँ तो मुझे ये लड़का सर में मौजूद मिले, जिंदा या मुर्दा मुझे फर्क नहीं पड़ता। अपनी बात कहकर वो गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। जबकि वो बेचारा अब ये सोचा था कि उस भीड़ में से उस जैन को कैसे निकालेगा। मुमकिन था कि पुलिस भी आने वाली हो। कॉलेज का गार्ड जो पहले कॉलेज के अंदर था अब वो भी बाहर खड़ा हुआ था। लेकिन जो भी था ये हुक्म जहां जेब काजमी ने दिया था जिसे उसे हर हाल में पूरा करना था। वो उस हॉस्पिटल में मौजूद सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा था जब उसे भागते कदमों की आवाज सुनाई दी और बिना उस तरफ देखे भी वो चाहता था कि आने वाला आहद होगा। क्या हुआ है इसे, तुम्हें वो कहाँ मिले, वो बेहोश कैसे हुई। उसके करीब आते उसने एक ही सांस में पूछा। जहां जेब फोन पर उसे ये बता चुका था कि उसकी बहन उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है। साथ ही हॉस्पिटल का नाम भी बता दी और ये भी वो बता चुका था कि वो उस सड़क पर बेहोश मिली थी। बताया तो था कॉलेज के बाहर बेहोश हो गई थी, लेकिन वो बेहोश क्यों हुई। उसके कहने पर जहां जेब ने लापरवाही से अपने कंधे उचका दिए। किसी ने वहां पर एक लड़की को गोली मार दी थी, उसने देख ली बस इसलिए बेहोश होगी। उसके इत्मीनान से कहने पर जब से अपनी आंखें बंद कर ली। जहां जेब तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है, सर पर बंदा मार दिया। मैंने अपना नाम तो लिया ही नहीं है, तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है ये। इसमें गलत क्या है, तुमने रुहिया के सामने उसे मार दिया। कम से कम यही देख लेते, वो गर्ल्स कॉलेज था, वहाँ किसी को मारने की क्या जरूरत थी। गहरा सांस लेकर वो अपनी जगह से उठकर उसके मुकाबला खड़ा हुआ। आहद हुसैन, तुम मुझे मत बताओ कि मैंने क्या कर दिया है। क्या नहीं, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी बहन को और अच्छा है अभी से इसे इस सब की आदत डाल लेनी चाहिए। है मैं जा रहा हूँ उसका ख्याल रखना। उसने एक नजर उस रूम के दरवाजे पर डाल जहाँ रुहिया मौजूद है वहां से चला गया। सबके आहद भी बना उसकी बातों पर ध्यान दिए अंदर चला गया। उसके होश में आते ही आहद उसे गाड़ लेकर आ चुका था, लेकिन तब से वो बेहद खामोश और खौफजदा थी। उसके सामने एक इंसानी जान कहती कि कोई मामूली बात नहीं थी। वो बस एक ही बात कहती कि हमना कबर मार चुका है। उसके खौफजदा चेहरे को आंसू ने भिगो रखा था।
जबकि उसकी हालत देखा हाथ को जहां जेबा गुस्सा आ रहा था, लेकिन सब करने के अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकता था। रात तक उसे तेज बुखार हो चुका था और उसकी हालत देखकर सभी परेशान हो चुके थे। डॉक्टर आकर उसका ट्रीटमेंट करके जा चुकी थी। उसे दवा देकर जहां बेगम और मुस्की पलटियां काटी, जिसकी वजह से उसका बुखार काफी हद तक उतर चुका था। सहरा बेगम को कमरे में बेच कर वो सामने उसके करीब ही बैठी हुई थी। आज उसका यही सोने का इरादा था, लेकिन हुनैन के मुसलसल रोने की आवाज से वो उठकर उसे देखने चली गई। पहले सोचा उसे कमरे में लिए, लेकिन रूहिया की नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए उसने उसे आहत के पास ही छोड़ दिया था। लेकिन अब उसके रोने की आवाज से परेशान कर रही थी, इसलिए अपनी जगह से उठकर वो बाहर चली गई। खिड़की के रास्ते से वो कमरे में दाखिल हुआ। जहां उसकी वो पिंक कलर की कंबल में सुकून से सो रही थी। उसके करीब जाकर जहां जेब बैठा, उसके करीब बैठकर और अपने हाथ की पूंछ से उसका गाल सहलाने लगा जो गर्म हो रहा था। तुम तो वो नाजुक हो प्रिंसेस, एक इंसान को गोली लगते देखा तुम्हारा ये हाल हो गया। क्या कहा था मैंने तुमसे कि मुझसे फिर कभी मत मिलना, वरना तुम इस बीस की कैद से कोई रहा नहीं कर पाएगा। लेकिन तुमने शायद मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अब तैयार हो जाओ इस बीस की कैद में आने के लिए। अब तुम्हें मुझसे कोई लग नहीं कर सकता। बाहर से बातों की आवाज आ रही थी, फिर मिलने आऊंगा तुमसे, मेरा इंतजार करना। उसने एक आखिरी नजर अपनी प्रिंसेस पर डाली, वहां से चला गया। कल का हर मंजर किसी फिल्म की तरह फिर से जहन में चलने लगा। उसने जोर से पहले अपने गाल रगड़े, फिर अपनी नाक पे गर्दन, क्योंकि उन हिस्सों पर जहन के खून की छींटे आई थी। चेहरा उसका बिल्कुल साफ था, लेकिन उससे अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था कि वो खून उसके चेहरे पर लगा है, जैसे वो जितना भी साफ कर ले उसे साफ नहीं होना था। दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने चौंका। देखा वहां आदर जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ था। उठ के तुम आप तबीयत कैसे, मुस्कुरा कर कहते हुए उसके करीब आ गया और उसके बैठते ही रूही ने अपना सर उसके कंधे पर रख लिया। भैया उसने हामना के भाई को मार दिया। आंसू फिर उसकी आंख से बहने लगे। रूहिया उस वाक्य को भूल जाओ, मैं नहीं भूल सकती। मैंने उस लड़की को देखा था जिसने हामना के भाई को मारा था। मैं उससे जानती हूँ। तुम इसे कैसे जानती हो? मुझे गोली लगी थी जब मैं उस लड़के से मिली थी। आज के लिए बात काफी हैरत अंगेज थी। तुम्हें गोली लगी थी कब और किसने? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? कब लगी थी, कहाँ लगी थी? उसका अंदाज देखकर रूहिया को अंदाजा हुआ कि वो क्या बोल चुकी है। जो बात चुपी थी वो उसने खुद ही खोल दी। वो पापा ने मुझे मना किया था बताने से, आप भी किसी को मत बताना, वरना मेरी डांट पक्की है। कैसे लगे तुम्हें गोली? तो उसके पूछने पर रुकिया ने उसे उस दिन हुआ वो पूरा वाकया बता दिया। आप किसी को मत बताने, उसके मासूमियत से कहना आने से अपने सीने से लगा ली। उसकी बहन तकलीफ में तो उससे खबर ही नहीं हो सकी। मुझे हमला के घर जाना है, मेरी पता नहीं वो कैसी होगी। रुकिया मेरी बात सुनो, तुमने उसने जो भी देखा वो किसी से मत कहना, समझो। तुमने एक बुरा ख्वाब देखा था जो टूट गया, लेकिन क्यों? तुम इन सब बातों से जितना दूर हो इतना अच्छा। हमना के अगर जाना है तो मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन उस वक्त जब तुम मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाओगे। जाओ, जाकर ब्रश करो और जल्दी से नाश्ता करके बैठ चलो। उसके कहने पर वो अपनी जगह से उठकर वॉशरूम में चली गई। जबकि हर की सोच कर अब किसी और था जहांगीर काजमी, जिससे हर कोई बीस के नाम से जानता, लेकिन जानने के बावजूद भी कभी कोई उसे पकड़ नहीं सका। वजह यह है कि उसने कभी अपने हलाक को सबूत नहीं छोड़ा। वो खुलेआम कत्ल करता था। यह मंजर देखने के बावजूद भी कोई उसके खिलाफ गवाही नहीं देता था, क्योंकि जो ऐसा करना चाहता था उसका दुनिया से नामो निशान ही मिट जाता था। जहांगीर की उन हरकतों का आज तक उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब मामला अलग था। अब उसे किसी को मारते हुए रुहिया ने देखा था और उससे यही डर था कि रुहिया किसी को ये बात ना बता दे। उससे मना कर चुका था, लेकिन पीपी की फिक्र उससे रहनी थी कि अगर रुहिया ने किसी को ये बात बता दी तो जहांगीर उसे भी ना मार दे। वो अपने घर वालों के पास सबसे कर सकता था सवाई बीस के, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि बीस उसे नहीं मारेगा, क्योंकि रुहिया हुसैन जहांगीर काजमी की जान बन चुकी थी और वो अपनी जान को कैसे कोई नुकसान पहुंचा सकता था। सेल में दाखिल होकर उसने अपना कोट उठाकर दांत की तरफ उछाला और अपनी आस्तीन कोहिनूर तक मोड़ को बाहर रखे सर्जिकल ग्लव्स पहनने लगा। कैसे लेकर आए तुम इसे? पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस मैं पुलिस से पहले पहुंच गया और एम्बुलेंस में बिठा कर ले आया। उसके कहने पर उसने हल्के से अपने सर को चुंबश दी और टेबल पर लेटे जैन को देखा। चांद सांसें में अब भी बाकी थी, जो कि मुमकिन था जल्द ही रुकने वाली है। एक छोटा सा नुकीला चाकू उठाकर उसके हाथ पर अजीब से नक्शो निगार बनाने लगा। जहन के बड़े पर वही मंजर घूम रहा था जिसमें जैन ने रूहिया से हाथ मिलाया था। उसने टेबल पर की तेजदार छुरी उठा ली। मंजर याद करके उससे गुस्सा रहा था और गुस्से की वजह से उसकी आंखें सुरख हो चुकी थी। अपने उस गुस्से में वो जैन के हाथ उसकी वजूद से अलग कर चुका था। खून उसके कपड़ों पर लग चुका था, लेकिन यहाँ पर वाकई से अपना काम खत्म करके उसने ग्लव से उतार कर डस्टबिन में फेंके। अब इसका क्या करना है? इसके दोनों हाथ कुत्तों के आगे डाल देना और बाकी का वजूद अब्दुल्ला के पास भेज देना। मेरा काम कर दिया तुमने। जी सर, सारी गिफ्ट पैक करवा कर आपके कमरे में रख दिए हैं। उसके कहने पर झांसी वहां से चला गया, जबकि वो अब तक टेबल पर जैन के वजूद को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे लड़के ने ऐसी क्या गलती कर दी थी जो उसके साथ ये सब हुआ, क्योंकि आज से पहले बीस ने कभी भी किसी के साथ ऐसा सलूक नहीं किया था। दा ने उसके कटे हुए दोनों हाथ देखे भी जैन को दिखा। उसका हाल देखकर एकदम उससे चिड़चिड़े, लेकिन अब ये आगे का काम उसी ने करना था, इसलिए खुद को संभाल कर वो अपना काम करने लग गया। आज भी वो उसी रास्ते से उसके कमरे में आया था जहाँ कल की तरह ही वो पुरसकून होकर सो रही थी। उसके करीब जाकर उसने बेड के दोनों तरफ अपने हाथ रख लिए और गौर से उसका चेहरा देखने लगा। फिर उसके कान के करीब झुका सरगोशी की हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। उसकी आवाज सुनकर रूहिया ने कसम सा कर कबर बदली, जिसकी वजह से उसके माथे पर शिकन नमूदार हुई। उसने गले में उसने अगले ही पल उसका हाथ पकड़कर उसे पहली वाली पोजीशन में लटाया और नींद से नहीं जागी थी, बस चेहरे के जावी बिगड़े। फिर दोबारा पहले की तरह हो गया। क्या करना चाहिए मुझे? डैड को तुम्हारे घर भेजना चाहिए? अगर मैंने ऐसे किया तो तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे, शायद नहीं। हाँ सुबह तुम्हारा वो भाई, तुम देख लेना लो, मेरी उस इस लाइफ में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा भाई ही होगा। तो उसने पहले अपने प्यार भरी जुबान में समझा देना कि कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि वो मेरा दोस्त है और फिर मैं
तो उसके लिए भी 20 बन जाऊंगा। वो इस तरह उससे बातें कर रहे थे जैसे वो वाकई उसे सुन रही है। अगर वाकई मैं आहत ने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो उसका जिम्मेदार तुम मुझे मत ठहराना, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन हम अभी ये बातें नहीं करते। आज तुम्हारा बर्थडे है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लिया है, उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आएगी। उसका नरम हाथ अपने हाथ में लिए वो उसे प्यार भरी नजर से देखते हुए कह रहा था। सुबह उठकर उसने सबसे पहले घड़ी की तरफ देखा जो 7 बजा रहे थे। उसका इरादा दोबारा सोने का था, लेकिन तभी निकाल सामने रखे सामान की तरफ गई। नींद से बड़ी आंखें जबरदस्ती खोलकर उसने सामने रखे गिफ्ट की तरफ देखा। पहले उसे लगा वो हाथ दिख रही, लेकिन वो मरता हकीकत था। अपनी जगह से उसने एक गिफ्ट अपने हाथ में लिया। अलग अलग साइज के वो छोटे बड़े गिफ्ट रखे हुए थे। साथ ही एक कार्ड भी वहां पर मौजूद था, लेकिन उसे कार्ड देखने की फुर्सत नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि काम उसके घर वालों के अलावा कौन करेगा। उसने इन सारे गिफ्ट की गिनती करी और जल्दी से मोबाइल में तारीख देखी। आज उसकी बर्थडे थी, जिसे जैन वाले हादसे की वजह से वो खामोशी कर चुकी थी। ऊंची से ऊंचे थे वो भाई बागी जहां सब बैठे नाश्ता करते घर में सब जल्दी ही उठे थे सिवाय उसके। इतने सारे गिफ्ट, थैंक यू थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, पता नहीं किसका आइडिया था, लेकिन जिसका भी था कमाल था। वो खुशी से चीखते हुए कहने लगे। फिर दोबारा अंदर अपने कमरे में भाग उसकी सर के पास सामने हैरत से उसे दिखा और अपनी जगह से उठकर उसके पीछे चले गए, जहाँ कमरे का मैदान सबके लिए बेहासा हैरानकुन था। सारे गिफ्ट बिखरे पड़े थे और रूहिया मैडम एक एक करके उन्हें खोल रही थी। आहत की नजर उस सफेद कार्ड पर गिरी जिस पर हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस लिखा हुआ था। पहली नजर में देखा ही वो जान चुका था कि ये लिखा है जहांजेब की है, लेकिन वो रूहिया को गिफ्ट क्यों भेजेगा ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। कार्ड पर क्या लिखा है, हाथ किसने भेजा है सब। हुसैन साहब के करीब आते उसने वो कार्ड जल्दी से जेब में डाल लिया। ये सब जहांजेब ने भेजा था, लेकिन क्यों भेजा था ये सब सोच का वो खुद ही उलझ रहा था। तो उन्हें क्या बताता, मैंने रखा था ये सब, तो बताया क्यों नहीं। मैं तो डर गई थी। उसकी बात सुनते साहब बेगम ने सुकून बड़ा सांस दिया। उफ ममा, आप तो बात बात पर डर जाती है, वो गिफ्ट ही तो है। चलो रुकिया, इससे बाद में देखना, पहले नाश्ता करो। जहां बेगम को मुतमईन करके उसने रुकिया के हाथ से गिफ्ट लेकर रखा। नहीं भैया, मुझे अभी देखने हैं, बाद में देख लेना। अभी चलो। उसे जबरदस्ती पकड़ कर वो बाहर लेकर चला गया। जबकि उन दोनों के बाहर जाते ही बाकी सब भी अपना अधूरा नाश्ता मुकम्मल करने की घर से बाहर चले गए। घर में दाखिल होते ही वो सीधा जहां जेब के कमरे की तरफ गया और दरवाजा नॉक किया। कोई बिना इजाजत उसके कमरे में दाखिल हो जाए ये उसे पसंद नहीं था, चाहे सामने उसका बाप ही क्यों ना हो। इजाजत मिलते ही वो अंदर दाखिल हुआ, जहाँ व्हाइट टी शर्ट के साथ उसने ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था। आंखों में नींद का हुमार लिए वो बेड से उठा। यकीनन वो अभी अभी नींद से जागा था। हैरियत कैप्टन साहब, तुम्हें आज मेरी याद कैसे आ गई, उसने खुशगवार लहजे में कहा, जिसका जवाब देने के बजाय आह ने वो कार्ड उसके सामने किया। ये क्या है जहान, ये कार्ड है, इस पर तुम्हारी लिखाई है और ये रुकिया के बर्थडे गिफ्ट के साथ मिला था। ओह, हैप्पी बर्थडे। जहान फजूल बात मत करो। उसके कमरे में गिफ्ट्स रखे हुए थे, वो गिफ्ट्स किसने भेजे, उसने सवालिया नजर से उसकी तरफ देखते हुए कहा। ये कार्ड किसने भेजा है, उसने हाथ के हाथ में मौजूद कार्ड की जानब इशारा किया। यकीनन तुमने, तो बेवकूफ़ू जैसी बातें क्यों कर रही हो, यकीनन गिफ्ट्स भी मैंने भेजे होंगे। इत्मीनान से जवाब देकर उसने बाहर खड़े शख्स को अंदर आने की इजाजत दी, जो दरवाजा बार बार नॉक आ रहा था। उसकी इजाजत देते ही वो मुलाजिम अंदर आया और हाथ में मौजूद ट्रे टेबल पर रख दी। और कुछ चाहिए सर। हाँ हाथ के लिए भी लेकर आओ। उसकी बात सुनते ही मुलाजिम जी कहकर वहां से चला गया। जबकि अब सोफे पर बैठकर वो अपना नाश्ता कर रहा था। क्यों भेजे तुमने उससे गिफ्ट्स, क्योंकि उसके बर्थडे है। जहाँ देखो तुम प्लीज उससे दूर हो, मैं उसे समझा चुका हूँ, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। उसके कहने पर जहाँ जेब न समझी से उसे दिखा। क्या नहीं बताएगी, यही कि उसने तुम्हें कत्ल करते हुए दिखा है, वो किसी को नहीं बताएगी, बस तुम उससे छोड़ो प्लीज, उससे कुछ मत करना। उसकी बात सुनकर जहाँ जेब ने कांटा प्लेट में पटा और उठकर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं उसे कुछ करूंगा, तुम्हारे ख्याल में किसी को गिफ्ट भेजना मतलब कोई नुकसान पहुंचाना होता है। वो जैसे उसका मजाक उड़ा रहा था। तो फिर इस सब की वजह इश्क हो गया है मुझे, रुहिया से पागल हो गया हूं मैं उसके पीछे, वो मेरा जुनून बनती जा रही है। जहांजेब ने ये बात मजाक में कही होगी, ऐसे तो आज गुस्से नहीं थी। जहांजेब, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो बहुत अच्छे से। दरवाजा दोबारा नॉक हुआ और जहांजेब की इजाजत देने पर मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ और दूसरी ट्रे टेबल पर आकर अपना पहली किताब हुआ सवाल दोहराया। और कुछ चाहिए सर। नहीं तुम जाओ। जहां सेब के कहते ही वो मुलाजिम अपना साहला का वहां से चला गया और उसके जाते ही उनकी बातों का सिलसिला वहीं से जुड़ गया जहां से टूटा था। जहां जेब, इस बात को यहीं खत्म कर दो और भले तुमसे मेरी इल्तिजा समझो या कुछ भी, प्लीज रूहिया से दूर रहना। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा, मैं क्यों दूर रहूंगा उससे। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, रूहिया तुम्हारी नहीं हो सकती। उसने अपने गुस्से को जब्त करते हुए कहा। रूह मेरी ही होगी, बेहतरी इसी में है शराफत से बिना कोई तमाशा लगाए उसे मुझे सौंप देना, वरना मुझे अपना तरीका आजमाना पड़ेगा। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं अपनी मासूम बहन को तुम जैसे दरिंदे के हवाले नहीं करूंगा। उसने मजबूत लहजे में अपनी बात कही और लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ वहां से चला गया। जबकि उसकी बात सुनकर उसने अपने गुस्से को जब्त करने की कोशिश की, लेकिन ये काम उसके पास का नहीं था। थोड़ी ही देर में कमरे का सारा सामान बिखर चुका था। कांच की चीजें जमीन पर टूटी हुई पड़ी थी और जो चीजें कांच की नहीं होती वो जमीन पर गिरने से भी बच चुकी थी। परफ्यूम टूटने की वजह से अब सारे कमरे में तेज खुशबू फैल चुकी थी। मैं दरिंदा हूँ तो दरिंदा ही सही, लेकिन रूह मेरी ही है। जहाँ जेब काज़मी हूँ मैं, जो अपनी पसंद की हुई चीज़ किसी को नहीं देता। जहाँ तो मामला फिर एक इंसान का इंसान भी, वो जो मेरा इश्क है, मेरा जुनून है। अपनी आंखें बंद करके उसने गहरा सांस लिया। गुस्सा कम जरूर हुआ था, लेकिन खत्म नहीं।
गार्ड में दाखिल होते ही वो सीधा अपने कमरे में गया, जहाँ हरीम अपनी गोद में हुनैन को लिए उससे पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रही थी। क्या आप पट्टियां पढ़ा रही हो मेरी बेटी को? वॉलेट और मोबाइल टेबल पर रखा वो बेड पर आकर लेट गया। क्या हुआ है क्या हुआ है हरीम? कोई तो बात है, आप परेशान लग रहे हैं। रूहिया के कमरे में गिफ्ट्स कहाँ से आए? मैं जानती हूँ आपने वो नहीं रखे थे। उसके कहने पर आह ने गहरा सांस लिया। रूहिया को कुछ दिनों तक कॉलेज मत भेजना। क्यों? अभी तो उसकी तबीयत बेहतर हुई है। मैं नहीं चाहता कि वो वहां जाए तो फिर से वही सब ज्यादा ताज़ा हो। मैं कोशिश करूंगा कि उसका कॉलेज तब्दील कर दूं। उसे ये नहीं बता सकता कि रुहिया को घर में रख कर वो जहांजेब की नजर से छुपाना चाह रहा था, और वो गिफ्ट मैं नहीं रखे थे। आह ने उसकी गोद से हुनैन को लेते हुए कहा, जिस पर हरीम ने अच्छा कहकर होली से अपना सर हिला दिया। एक एक करके उसने अपने सारे गिफ्ट खोल कर देखे, जिन्हें देखा उसके चेहरे पर बच्चों जैसे खुशी आ रही थी। उन सब गिफ्ट्स में उसे सबसे अच्छा जो गिफ्ट लगा था वो था गोल्ड का लॉकर, जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। वो उस लॉकर को हाथ में पकड़े मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो था ही इतना खूबसूरत। कैसा लगा तुम्हें? उसने उससे अपने पीछे से आवाज आई। बहुत अच्छा, जोश से कहते हुए वो मुड़ी, लेकिन फिर सामने खड़े शख्स को देखा जैसे उसका सांस रुक चुका था। माम, उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन उसके चीखने से पहले वो अपना भारी हाथ उसके लबों पर रखकर गले में अगले ही पल रूहिया की महसूस नस दबा चुका था। सॉरी रुख, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। उसका वजूद अपनी बाहों में बड़ी वो बीच अपनी ब्यूटी को लेकर वहां से जा चुका था। अजनबी कमरा, अजनबी घर, अजनबी जगह। आंख खोलते ही उसने कुछ देर और दिमागी से हर तरफ देखा। जो हरी मंजर उसे याद था वो ये था कि उसने उस शख्स को देखा था जिसने उसके सामने एक इंसान की जान ली थी। झटके से वो बैठे होते हुए कमरे का दरवाजा खोला। शुक्र था कि वो लॉक नहीं था। तेज कदमों से वो बाहर की तरफ भागी। उसे कहाँ जाना था वो नहीं जानती थी, बस पता था तो इतना कि उसे इस जगह से निकलना है। मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पीछे से आती आवाज पर उसने डर कर पीछे देखा, जहाँ एक दुबला पतला नौजवान खड़ा उसे ही देख रहा था। बिना जवाब दिए वो वहां से भागने लगी। जब उस नौजवान ने उसकी कलाई पकड़ी, छोड़िए मेरा हाथ। हाँ तो आपको जो भी काम है भैया से कहिएगा, बस प्लीज मुझे जाने दीजिए। उसने खौफजदा लहजे में अपनी बात मुकम्मल की। आंसू उसकी आंख से बह रहे थे और रोने की वजह से ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। रोना बंद करो रुख, मुझे तुम्हारे आंसू नहीं पसंद। जहांजीब ने उसके आंसू साफ करने चाहिए, लेकिन उसकी इस हरकत पर वो डर कर दो कदम पीछे हुई। तुम मुझसे डर क्यों रही हो? उसे गहरी नजर से देखते हुए उसने रूहिया का हाथ पकड़ के झटके से उसे अपने करीब किया। आपने उसे मारा था। उसके बिना नाम लिए भी वो जानता था कि वो किसका जिक्र कर रही है। हाँ, मैंने उसे मार दिया क्योंकि वो इसी लायक था। वो एक बुरा इंसान था। अब इस बात को भूल जाओ और यहाँ आराम से रहो। मैं जानता हूँ तुम्हारी गैर मौजूदगी देखकर आज सीधा यहीं आएगा। तब तक के लिए तुम इस कमरे में ही रहोगी। नहीं प्लीज, मुझे मेरे घर जाना है। उसने हिम्मत करके कहा, लेकिन वो दरवाजा बंद करके जा चुका था। रूहिया ने तेजी से आगे बढ़कर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन अब वो लॉक था। प्लीज खोलो इसे। उसने रोते हुए काफी देर तक दरवाजा बजाया। शायद कोई सुने, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी थी, क्योंकि यही उनके मालिक का हुक्म था। रोते रोते वो कमरे के कोने में बैठ के दिल से बस यही दुआ निकली कि जल्दी से उसका यहाँ जो उसे यहाँ से ले जाए। उसे यकीन था कि जैसे ही घर में रुकिया की गैर मौजूदगी का पता चलेगा आज ही आएगा। और ऐसा ही हुआ। ब्लैक जीन्स के साथ व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट पहने वो टांग पर टांग चढ़ाए बड़ी शान से सोफे पर बैठा उसका ही मुंतजर था। आज आज मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जहाँ से रुकिया कहाँ है? मेरे पास है। उसका इत्मीनान देखकर आज का पारा मजीद हाई हो गया। क्या किया है तुमने उसके साथ? अभी तक कुछ नहीं किया। जहां जेब रूहिया को बुलाओ, मुझे उसे लेकर जाना है। कहाँ है वो? अब वो कहीं नहीं जाएगी। आहत वो अब यहीं रहेगी। सोफे से उठकर उसने कूल का बटन बंद किया। मैं तुम्हारा इंतजार इसलिए नहीं कर रहा था कि तुम आओगे और उसे ले जाओगे। मैं तुम्हारा इंतजार इसलिए कर रहा था ताकि जब निकाह हो तो उसका कोई अपना तो उसके साथ हो। जहान प्लीज मत करो ऐसा, वो तुम्हारी नहीं हो सकती। आहत ने बेबसी से उसे देखते हुए कहा, अब तो वो मेरी हो चुकी है आहत। और तुम भी जानते हो अगर जहां का आदमी को कुछ पसंद आ जाए तो वो उसका ही होता है। उसकी बात सुनकर बच्चा लम्हों के लिए खामोश हो गया। रुकिया कभी नहीं मानेगी। उसे मनाना मेरा काम है। देखिए, आप वापस कमरे में जाइए, सर आने वाले होंगे। उसने उससे नरमी से समझाना चाहा। प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, मुझे जाना है यहाँ से। मैं आपको नहीं जाने दे सकता। हाथ छोड़ो इसका। गंभीर बारी आवाज सुनते ही उस नौजवान ने जल्दी से रुहिया का हाथ छोड़ा और अपने मालिक की तरफ देखा, जो अभी अभी वहां पर आया था। साड़ी की बागी थी बिना। उसकी बात सुनकर जहांजीब ने उसे जाने का इशारा किया, जिसे देखते वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद जहांजीब ने अपने पीछे खड़े दाद को देखा। इसे सर में पहुंचा देना। जहांजीब के कहने पर वो जी अच्छा कहकर खुद भी वहां से चला गया। दिल में अलबत्ता उस लड़की के लिए हमदर्दी जरूर जागी थी। जैन ने उस लड़की से हाथ मिलाया था, जिससे उस लड़की ने खुद बहाया था। जब उसका ये हाल हुआ था, उस लड़के ने तो उसका हाथ ही पकड़ लिया। वो भी जबरदस्ती उसका क्या हाल होना था। उसका हाथ पकड़ के वो जबरदस्ती से दोबारा अपने कमरे में लेकर आया। प्लीज मेरा हाथ छोड़ी, मुझे घर जाना है। घर तो अब तुम नहीं जा सकती। मैं ये दिक्कत नहीं आजमाता अगर तुम्हारा भाई मेरे काम के बीच में नहीं आता। अगर उससे कुछ भी हुआ ना जहाजिब, तो मैं तुम्हें खत्म करने में एक मिनट नहीं लगाऊंगा। अगर उससे कुछ हुआ तो मैं खुद लम्हा नहीं लगाऊंगा तुम्हें खुद को खत्म करने में। लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा उसकी हिफाजत करूंगा। आहने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। जानता था उसके अलावा कोई और रास्ता जो नहीं है। जहाजिब की मर्जी के बिना रुकिया तो क्या वो खुद भी यहाँ से नहीं निकल सकता।
कोने में बैठी उस साल घुटनों में दिए रोने का काम बखूबी से अंजाम दे रही थी। उसके करीब जाकर जहां जेब से मीन पर उसके पास बैठ गया। रोना बंद कर उसकी आवाज पर रुकी ने आंसू से बिखर चेहरा उठा के उसे दिखा, प्लीज मुझे जाने दे, जाने दूंगा, पहले मुझसे निकाह कर लो। मुझे नहीं करना कोई निकाह। रुहिया के कहने पर जहांजेब ने घूर कर उसे देखा, बल्कि मजीद करीब हुआ। जबकि उसे अपने इतने करीब देखा वो पूरी दीवार से चिपक चुकी थी। तुम जानती हो जिस लड़की को मैंने तुम्हारे सामने मारा था, मैंने उसका क्या हाल किया था? मुझे नहीं जाना, लेकिन मुझे दिखाना है। अपनी कोट की जेब से मोबाइल निकाल कर उसने एक वीडियो चलाकर उसके सामने की। उसमें वो सब कुछ हो रहा था जो उसने जैन के साथ किया था। उस वीडियो में जैसे उसने जैन का हाथ काटा, उसको मंजर देखते ही उसने अपनी आंखें बांध करके चेहरा का रुख पी लिया। आंखें खोलो, देखो इसे, अगर नहीं चाहती यूं मैं ये सब तुम्हारे भाई के साथ करूं तो शाफा से निकाह कर लेना, बिना कोई तमाशा लगाए। साथ लहजे में कहकर वो अपनी जगह से उठा और अपनी वार्डरोब से वो सफेद दुपट्टा निकाला जो रुहिया का ही था। वो दुपट्टा उसने रुहिया को उड़ा दिया। वैसे भी उस वक्त वो बिना दुपट्टे के ही बैठी हुई थी, जिसका उसे एहसास भी नहीं हो रहा था। लम्हे बीते कुछ पल गुजर, रुहिया हुसैन जहांजेब काजमी के नाम हो गई। तैमूर साहब उस वक्त शहर से बाहर थे। जहांजेब का इरादा ये सब बातें उन्हें जब ही बताने का था जब वो उसके सामने होते। जहां निकाह हो चुका है, अब अपनी बात पूरी करो, वो रुहिया को मेरे साथ भेज दो। कमरे में मुझे निकाह के लिए आए चांद, वो चंद अपराध जैसे ही बाहर गया, आहद उसके करीब आकर खड़ा हो गया। मैं इसे तुम्हारे साथ भेजूंगा, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि वो तुम्हारे साथ जरूर चंद घंटों के लिए जाएगी। उसके बाद मैं इसे अपने पास वापस ले आऊंगा, वो भी हमेशा के लिए। उसकी संजीदगी से कहने पर आहद अपना सर असबाब में हिला दिया। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम इतनी आसानी से कैसे मान गए? जहां देव तैमूर कादमी कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटा, तो ये कैसे मुमकिन था कि अब हट जाता? बस उसके लिए डर था और अभी भी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम रूहिया की हिफाजत उससे बढ़कर करोगे। जब जानते थे तो विलेन क्यों बन रहे थे? जहान हकीकत तो यह है कि तुम एक बीस हो, तुम्हारी और उसकी दुनिया में बहुत फर्क है। उससे मरते इंसान को देखा हो पाता है और तुम रोज पता नहीं कितने इंसानों को मार देते हो। मैं उसे अपनी इस दुनिया से अलग रखूंगा, इस तरह की लाइफ दूंगा जो एक नॉर्मल इंसान गुजारता है। देखिए, मुझे तुम पर यकीन है। उसने मुतमिन होकर अपने सर हिलाया। मैं मामा पापा से कहूंगा कि रुकिया किडनैप हो गई थी और फिर तुमने उसे बचाया और तुम उसे पसंद करते थे, तो मैंने तुम्हारा निकाह उसके साथ करवा दिया। भौकवा क्यों हुई होगी? ये नहीं सोचा? बिल्कुल सोचा है ना। मैं उनसे कहूंगा उस दिन कॉलेज में जैन को जिस शख्स ने मारा था उसने उसे अगवा किया, ताकि वो किसी को ये बात ना बताए कि कत्ल किसने किया है। और अब वो लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए मैंने उसकी हिफाजत के लिए उसका निकाह तुमसे कर दिया। वो वाह, तुमने तो पूरी स्टोरी सोच लिया, लेकिन ये सच नहीं है, ये झूठ भी नहीं है, और ये सब चलता है। नहीं, तुम उन्हें वही बात बताओगे जो सच है। हाँ, उन्हें सब बता दो। अगर उन्हें पता चला कि सरे आम लोगों का जो कत्ल करता है वो तुम हो, तो घर के सब अफराद आकर तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे कि हम मर जाएंगे, लेकिन रुकिया को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। उसके कहने के अंदाज पर जहां सेब को बेसहारा हंसी आ गई। आहत, मैं सरेआम लोगों को मारता हूँ, क्या वो मुझे जानते नहीं होंगे? नहीं, तुम भले सरेआम लोगों को मारते हो, बहुत से लोगों ने तुम्हें ये सब करते हुए देखा होगा, लेकिन इसमें मेरे माँ बाप और बीवी नहीं आते हैं। तुम ज्यादा वक्त तक ये बात छुपा नहीं पाओगे। छुपा भी सकता हूँ या शायद नहीं, ज्यादा वक्त तक नहीं, लेकिन कम से कम जब तक तो छुपा सकता हूँ जब तक रुहिया इस रिश्ते के लिए दिल से राजी नहीं हो जाती। आहत के पास से होकर वो अपने कमरे में गया। थोड़ी देर पहले निकाह के वक्त वो बेड पर बैठ के थे, लेकिन अब फिर से बैठते उठते का पहली वाली पोजीशन में जाकर सारे घुटनों पर के बैठी थी। उठो, रुक, उसका बाजू पकड़ जहां जेब ने नरमी से कहा। मुझे नहीं उठना। वो मजीद कोने में खिसक गई। तुम्हारा भाई बाहर खड़ा है, उसके साथ ही जाना। जहां जेब के कहने की देर थी कि वो तेज से उठकर बाहर की जाने भागने लगी, लेकिन उससे पहले जहां जेब उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच चुका था। जा रही हो, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। वापस तुम्हें मेरे पास ही आना है और हमेशा मेरे पास ही रहना है। मेरी बात अपने छोटे से दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। जहां जेब के कहने पर उसने जल्दी जल्दी अपने सारे इस्पात में हिलाया। उस वक्त तो उससे बस यहाँ से निकलना था। बाद में क्या होगा जो उसने नहीं सोचा था और ना ही उसे सोचना था। जहां जेब के छोटे ही वो कमरे से बाहर भाग गई, जहां सामने ही हाथ खड़ा था। उसे देखते ही रुहिया को फिर से रोना आया। बाह का उसके सीने से लग गई। रुहिया, कुछ नहीं, बस सब ठीक है। उसके बालों पर हाथ ने उसके माथे पर बोसा दिया। सबसे भी यहाँ आया था रुहिया से उसकी मुलाकात हुई थी, क्योंकि निकाह के वक्त वो डरी सहमी सी नजर झुकाए बैठी थी। उसने नजरें उठाकर ये भी नहीं देखा कि वहां उसका भाई भी मौजूद है। रुहिया रोना बांध गया। ने उसके आंसू साफ किए, जबकि जहां से पीछे खड़ा बेजारी से उन बहन भाई का प्यार बड़ा मुजाहिरा देख रहा था। आहद, मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना ही काफी है। यहाँ खड़े होकर तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। उससे सख्त लहजे में क्या, रुहिया की जाने मतवजा हुआ और तुम रोना बंद करो, वरना ना जाने वरना जाने नहीं दूंगा। उसके कहने पर रुहिया ने जल्दी से अपने आंसू साफ किया और हाथ का हाथ खींच कर उसे चलने का इशारा किया। उससे ये डर था कि अगर वो थोड़ी देर और जहाँ रुकी तो शायद वो सच में उसे जाने नहीं देता। सर आपके लिए पार्सल आया है। उस वक्त लाउंज में आंखें मूंदे बैठा था जब मुलाजिम ने उससे थोड़े फासले पर खड़े होकर कहा। अब्दुल्ला ने एक नजर उस मुलाजिम को देखा और फिर उस बड़े से पार्सल को कौन लेकर आया है? उसने कहा था ये जहां से काजमी ने भिजवाया है। मुलाजिम के कहते ही अगले ही पल वो सीधा हुआ और उस पार्सल को खोलने का हुक्म दिया। मुलाजिम के खोलते ही अब्दुल्ला ने उस बॉक्स को देखा जहां बिना हाथों के जैन की लाश मौजूद थी। उसने अपने गुस्से को हाथों की मुट्ठियां बनाकर सब करना चाहा, लेकिन उसे भी पता था अब उसका गुस्सा इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। उसके सबसे खास आदमी की लाश उसके सामने थी, जिसे जहांजेब काजमी ने भिजवाया था। जहांजेब काजमी आज तक तुम्हें नजर अंदाज किया, लेकिन अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। गुस्से से उसने
गुस्से से उसने एक नजर उस बॉक्स में पड़ी जैन की लाश को देखा और लंबे लंबे दग बढ़ता हुआ वहां से चला गया। रुकिया को अपने सही सामने सही सलामत देखा और सब घर वालों ने सुख बड़ा सांस लिया। आहद ने उसे कमरे में बेच अपनी बनाई हुई कहानी घर वालों को बता दी, जिससे सुनकर सब उससे हवा थे। दिमाग ठीक है तुम्हारा, आहद ये क्या करके आए हो? उसके बाद सुनते ही सबसे पहले हुसैन साहब ने गुस्से से कहा, पापा इससे बेहतर ऑप्शन और क्या होगा? ठीक कह रहे हैं तुम्हारे पापा, हम तो उस लड़की को जानते भी नहीं है। कहा तुमने हमारी बच्ची का उसके साथ निकाह कर दिया। उन दोनों का गुस्सा बड़ा अंदाज देकर उसने हरीम की तरफ देखा, जो खुद आंखों में हक के लिए उसे देख रही थी। जैसे उसका ये फैसला हरीम को पसंद आया था। हरीम तुम समझाओ ना इन्हें। क्या समझाऊं, आपने गलत किया है आहद। हरीम के मुंह से भी मिली वही बात सुनकर उसने दिल में जहांगीर को गालियों से नवाजा। अगर आम इंसान की तरह थोड़ी तमीज से ये काम करता तो उस वक्त उसे इस कटार में नहीं खड़ा होना पड़ता। मामा मैं भाई हूँ रुकिया का, उसके लिए बुरा फैसला नहीं करूंगा। भले ये फैसला थोड़ा जल्दबाजी में किया लेकिन बेहतरीन है। जहां से बहुत अच्छा है, मैं उसे यहाँ बुलवा लूंगा। आप लोग मिल लीजिएगा और फिर हम रुकिया को उसके साथ रुखसत कर देंगे। उसने बात से घर वालों पर जैसे बम गिरा था। ये क्या कह रहे हो आहत? पापा मैंने उसकी शादी जहांजेब से इसीलिए करवाई है ना, ताकि वो उसके पास में पूछे तो जाहिर है उसकी रुखसती भी हम अभी करेंगे। और लोग क्या कहेंगे? साहब बेगम ने अपनी कई फिक्रों में से एक जाहिर की, वही जो सच है कि आपने रुकिया की शादी कर दी। इसके अलावा आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। लोग बातें बनाते हैं तो बनाई, यही उनका काम है। आप उनकी फिक्र करना छोड़ दें। मैं रुकिया के पास जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मेरी बात समझ गए होंगे। अपनी जगह से उठकर वो रुकिया के कमरे में जाने लगा। तब उसे हुसैन साहब की आवाज़ सुनाई दी, बहन की हिफाजत के लिए दोस्त से निकाह करवा दिया, लेकिन खुद आर्मी ऑफिसर होकर उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। हुसैन साहब के कहने पर उसने मुड़ कर उन्हें देखा, लेकिन अभी कुछ कहना फजूल था, इसलिए बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अलबत्ता दिल में ये ख्याल जरूर आया था कि अगर जहांजेब उसके सामने होता तो उसके दांत तोड़ने में वो देर नहीं लगाता। लेकिन उनकी बातों से गलत भी नहीं लगी थी, सच्चाई तो उसमें थी। वो सब से अपने घर वालों की हिफाजत कर सकता था, लेकिन 20 से नहीं। सोफे पर बैठे वो अपने साथ पेश आने वाले वाकया सोचे थी। एक ही दिन में उसकी जिंदगी कितनी बदल गई थी। वो रुकिया हुसैन से रुकिया जहांजेब बन गई चुकी थी। उस शख्स के निकाह में आ चुकी थी जिसने उसके सामने एक इंसानी जान ली थी। दरवाजा खोलने के बाद उसने एक नजर अंदर आते हाथ को देखा, उन नजरों का जाविया मोड़ लिया। रुकिया मेरी बात सुना। आहद सोफे पर उसके करीब बैठ कहा, जिस पर उसने नजरें उठाकर आहद की तरफ देखा। घर में किसी को मत बताओ कि जहांजेब ने जैन को मारा था, लेकिन क्यों? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। अगर घर का कोई अपराध तुमसे कुछ पूछे तो तुम उन्हें वही बताएं जो मैंने तुमसे कह रहा हूँ। अपनी बनाई हुई स्टोरी उसने उसे भी अच्छे से समझा दी, लेकिन ये गलत है भैया। उसने हमला के भाई को मारा था रुकिया। उसने सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि वो एक बुरा इंसान था। उसने कुछ गलत नहीं किया है। जो काम यहाँ का कानून नहीं कर सकता, पुलिस नहीं कर सकती, वो काम जहां जेब करता है। वो जो भी करते हैं मुझे परवाह नहीं, बस मुझे उनके साथ नहीं जाना है। आंसू भी उसकी आंख से बहने लगे थे। देखा आहत ने नरमी से उसके आंसू साफ किए। हर लड़की को जाना पड़ता है, हाँ तुम्हारे जाने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन ये कोई अनोखा काम नहीं। भरोसा है बेयू पर। रोते रोते उसने अपना सारा इस्पात में हला दिया। तो फिर इसे काम रखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गलत थोड़ी करूंगा। उसके माथे पर अपने लबड़ा का वो उसके कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद रूही ने भी आंखें बांध कर ली। उसे अपने भाई पर भरोसा था, लेकिन जहां पर नहीं। उसके तो नाम से भी उसे खौफ आ रहा था। घर में जहांजीब की इतनी इज्जत दे कि उसे अपना वहां बैठना मुश्किल लग रहा था। उसे नहीं याद था कभी उसे इस घर में इतनी इज्जत मिली हो। पहले इतनी मुश्किल से घर वालों की हकी को दूर किया था, लेकिन जहांजीब को देखकर उन सब की जो थोड़ी बहुत नाराजगी दूर हुई थी, वो भी वापस बढ़ गई, क्योंकि उसने ये नहीं बताया था कि वो सियासतदान तैमूर काजमी का बेटा है। बहुत सलीट है तुम्हारे घर वाले। उसने आहद के कान में सरगोशी की। हाँ, ये सारी स्वीटनेस सिर्फ तुम्हारे लिए ही रखी थी। थोड़ी देर वहां बैठ, अब उसे घर जाने की जल्दी थी। बैठ जाओ बेटा, हरीम बस खाना लगा ही है, खा कर जाना। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मुझे काम से जाना है। इंशाल्लाह फिर किसी दिन जरूर आऊंगा, अभी मुझे जल्दी है। उसके कहने पर सहारा भी हमने हरीम को इशारा किया, जो उनका इशारा समझते रुकिया के कमरे की तरफ उसे लेने चलेगी। लेकिन 2 मिनट बाद ही वो परेशानी से उंगलियां मरोड़ी हुई वापस वहां आई। वो मामा रुकिया दरवाजा नहीं खोली। उसके कहने पर सामने उसकी तरफ देखा। कमरे की चाबी कहाँ है? सवाल जो हानजेब की तरफ आया था, जिसे सुनकर वो तेजी से कमरे की चाबी लेने के लिए भाग गई और चाबियां लाकर आहद को दे दी। लेकिन आहद के दरवाजा खोलते ही हाली कमरा देखकर सब परेशान हो गए थे। रुकिया कहाँ गई? हरीम ने वॉशरूम का दरवाजा ना किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। उसने दरवाजा खोलकर देखा, वॉशरूम खाली था। उनके सबके परेशान चेहरे देखकर वह अपने दोनों हाथ बांधकर इत्मीनान से दीवार से टेके लगाकर खड़ा हो गया। हुसैन, रुकिया हाँ गई है? ज़हरा बेगम ने परेशानी से अपने शोहर को पुकारा। मैं बाहर देखकर आती हूँ, क्या बता वहाँ हूँ? जल्दी जल्दी मैं क्या कर रही वहां से चलने के लिए सब जानती थी कि वो बाहर नहीं होगी, क्योंकि जब से वो घर आई थी अपने कमरे में ही बंद थी। इसकी जरूरत नहीं है, मुझे यहीं बाहर मौजूद है। जहाँ जेब की संजीदा आवाज उसके बाहर जाते कदम रुके। कहाँ है वो? जहाँ हमें तो नहीं दिख रही। हाँ ने उसके करीब आकर कहा, जिस पर उसने घूर कर उसे देखा। आंखों का इस्तेमाल करते तो दिख जाती। बैठ के करीब जाकर उसने बैठ के नीचे से उसका पाँव खींच कर उसे निकाला। उसके बाहर निकालते ही वो जल्दी से खड़ी हुई, जबकि सब हैरत से उसे देख रहे थे। रुकिए, ये क्या क्या बच्चों वाली हरकत है? सबसे पहले जरा बेगम के सदमे से बड़ी आवाज निकली, मुझे इनके साथ नहीं जाना। कान खुल जाते हैं। उसने मीन मिलाते हुए कहा, जैसे और कोई ना सही, लेकिन करीब का जहां जेब जरूर सुन चुका था। उसे पता था कि वो उसे लेने आया, इसलिए उसके आते ही वो बैठ के नीचे छुप चुकी थी। लेकिन वहां छुपने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। वीडियो भूल गए हो तो दोबारा दिखाऊं? अपने चेहरे पर हाथ फेंका उसने हल्की सी सरगोशी की, जिसे सुनकर रुकिया ने डर कर उसकी तरफ देखा। उसकी दिखाई हुई वो वीडियो फिर से उसके जहन में चलने लगी। ठीक
ठीक हो मेरे बच्चा, क्या हुआ है, वहाँ क्यों छुपी थी? हुसैन साहब ने उसे अपने करीब बुलाकर प्यार से कहा, जिस पर एक नजर जहांजेब पर डालकर वो उनके सीने से लग गई। लेकिन कुछ कहा नहीं था, वो कह भी क्या सकती थी, शायद उसे इसी फैसले पर राजी रहना था, यकीनन यही रब की रजा थी जिस पर उसे राजी रहना था। उनके घर पहुंचते ही मुलाजिम भागता हुआ जहांजेब के करीब आया, जैसे वो इसी इंतजार में हो। सब तैमूर सर आ गए हैं, स्टडी रूम में आपका इंतजार करें। मुलाजिम को जाने का इशारा करके उसने मेरे पीछे नजर झुकाकर खड़ी रूहिया को देखा। जिस कमरे में पहले तुम्हें रखा था वहां जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, और रोने मत बैठ जाना। उसका गाल थपथपा कर वो वहां से स्टडी रूम में चला गया। उस खामोश माहौल में वो आराम से उसके दूर जाते जूतों की तक तक सुन सकती थी, लेकिन उस कमरे में जाने के बजाय वो मुलाजिम से स्टडी का रास्ता पूछ कर उस तरफ चले गई, क्योंकि जहां से भी वहीं गया था। स्टडी के करीब पहुंचे उसके अंदर से किसी की गुस्से से चिंगारती आवाज सुनाई दी। ये क्या हरकत की तुमने, क्या किया है? मैंने दाद मुझे बता चुका है, तो पूछ क्यों रहे हैं? तुम्हारी हरकत के बारे में जानना चाह रहा था, जानते भी हो क्या किया है तुमने? निकाह किया है मैंने, निकाह ऐसे होता है जैसे तुमने किया है? मेरे ख्याल से निकाह तो ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता क्या? उसके पूछने पर तैमूर साहब ने बामुश्किल अपने गुस्से को जब्त किया। अंदाजा नहीं है जहां से अगर ये बात मीडिया में फैली तो क्या बवाल तूफान मच जाएगा। मेरी बिला से मच, आई डोंट केयर। वो अपने लापरवाही से शान उचका कर कहा, तुम्हारी यही लापरवाही मुझे बुरी लगती है। निकाह की मुबारकबाद देने के बजाय आप मुझ पर गुस्सा हो रही, यही ख्याल कर लीजिए कि आपकी बहू बाहर खड़ी है। उसके कहने पर तैमूर साहब के साथ साथ बाहर कर रुकिया बिचों की, रुख अंदर आ जाओ, चुपने का क्या फायदा, तुम्हारा साया दिख रहा है। गहरा सांस लेकर वो छोटे छोटे कदम लिए अंदर कमरे में चली गई। उसे देखते तैमूर साहब ने गुस्से से जहांजेब को देखा। जहांजेब, ये तो तुमसे बहुत छोटी लग रही है। इतनी भी छोटी नहीं, सिर्फ 13 साल का फर्क है। तो 13 साल का फर्क कम होता है बिल्कुल। उसने इत्मीनान से जवाब दिया। जब उसका फोन रिंग हुआ, उसने पॉकेट से मोबाइल निकाल कर देखा, जहाँ जान नंबर से कॉल आ रही थी। उसके लबू पर मुस्कुराहट डोरी की, उसे पता था ये कॉल अब्दुल्ला की तरफ से ही है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कॉल अटेंड करके वो बाहर चला गया, जबकि अब वो नर्वस से कभी उंगलियां मरोड़ती तो कभी सामने खड़े उस शख्स को देखती जिसने सफेद शलवार पर सफेद ही कोट पहना हुआ था, सफेद कमीज शलवार पर सफेद ही कोट पहना हुआ था। बैठा था, उन्होंने इशारे से उसे अपने सामने बने सोफे पर बैठने का इशारा किया और उससे बातें करने लगे ताकि वो थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए, जो वो थोड़ी ही देर में हो चुकी थी। यकीनन मेरा बेइज्जत होगा, तुम्हें मिल गया होगा। जो बदलकर मुस्कुराहट सजाए उसने पूर्ण बहादुरी से मौजूद अब्दुल्ला से कहा, और वो जो पहली आग बबूला हुआ पड़ा था उसकी आवाज़ उनका मजीद तहस में आ गया। तुम्हें अंदाजा नहीं तुमने किस से टक्कर ली है अब तक। मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। देख लेता हूँ कितना था मैं तुम्हें, मेरे साथ तुम क्या कर सकते हो। उसने इत्मीनान बड़े लहजे में कहा, इतने इत्मीनान से खड़े तुम मुझसे बात कर रहे हो, लगता है तुम मुझे जानते नहीं हो। चुटकियों में मैं तुम्हारे बाप की बनाई हुई इज्जत आंख में मिला सकता हूँ। ओह नहीं, वो तो तुम्हारा बाप है ही नहीं। अब्दुल्ला की आवाज़ सुनते उसकी रगें तन चुकी थी। तुम्हारा बाप तो पता नहीं कौन है, दुनिया के किस कोने में छुपा हुआ है, जिंदा भी है या नहीं। पहले उसे ढूंढ कर मारो, फिर आकर मुझसे लड़ना। दूसरी तरफ से कॉल कर चुकी थी, लेकिन वो अभी तक इसी तरह मजबूती से मोबाइल अपने हाथ में पकड़ खड़ा था। आंखें गुस्से से सुर्ख हो चुकी थी। उसने गुस्से में अपने मोबाइल को दीवार पर मारा, जबकि पास से गुजरते मुलाजिम ने एक नजर उसकी शक्ल पर डाली और वहां से चला गया। ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, ये मंजर उन्हें हर हफ्ते या महीने में देखने को मिलता था, क्योंकि जाजिब काजमी का सबसे ज्यादा गुस्सा अपने मोबाइल फोन पर ही निकलता था। उसका टूट चुका था और शाम का गया, वो रात के 12 बजे तक भी नहीं लौटा था। और यही वजह थी मुर्साम की परेशानी में इजाफा कर रही थी। वो जानते थे कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि छाजेब आदमी को कुछ काट सके। उसके दुश्मन हर जगह फैले हुए थे, लेकिन वो अपनी हिफाजत करना जानता था। उन्हें इतनी फिक्र होती भी नहीं अगर मुलाजिम उन्हें ये नहीं बताता कि वो गुस्से से घर से निकला है। कितनी देर से वो मुसलसल टहलते जा रहे थे, लेकिन वो था कि आकर ही नहीं दे रहा था। बढ़ता इंतजार जब खत्म हुआ, जब जहाजेब की गाड़ी कार में दाखिल हुई, गहरा सांस लेकर वो खुद भी बाहर चले गए। जहाँ अब वो लान में रखी कुर्सी में से एक बार बैठा हुआ था। कहाँ गए थे तुम? उसके करीब जाकर वो खुद भी एक कुर्सी खींच कर बैठ गए। ठंडी हवाएं उन दोनों को चुका गुजरी थी। उनके पूछने पर उसने उसी पोजीशन में बैठे हुए जवाब दिया, कब्रिस्तान गया था मां से मिलने। उसके कहने पर वो समझ चुके थे कि आज भी किसी ने उसे गुस्सा वक्त याद करवाया है, क्योंकि जब भी कोई उसे माजी की बात करता था वो तभी अपनी माँ के पास जाता था। किसी ने कुछ कहा है जहाँ? वो जानते थे कि वो कुछ नहीं बताएगा, फिर भी उन्होंने पूछ लिया, नहीं रुक कहाँ है? कमरे में है, बहुत प्यारी बच्ची है। उसका जिक्र होते ही जैसे उन दोनों का मूड फ्रेश हो गया। अच्छा, इसी प्यारी बच्ची की वजह से आप गुस्सा हो रहे थे? वो तो वक्त था, उसकी बात उन्होंने हवा में उड़ाई। चलो अंदर खाना खाओ। उन्होंने खा लिया, हाँ खा लिया, अब तुम भी खा लो। नहीं मुझे भूख नहीं, मैं बस आराम करूंगा, आप भी जाकर सो जाइए, गुड नाइट। अपनी जगह से उठकर वो कमरे में चला गया, जबकि तैमूर साहब अब्बास उस सोच में गुम थे कि ये गुस्सा हुआ बाप फिर किसने उनकी बेटी के सामने दोहराया। वो जो मजे से टीवी देख रही थी, उसके कमरे में दाखिल होते ही चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। जहां सेब ने एक नजर टीवी की तरफ देखा, जहां कॉमेडी ड्रामा चल रहा था। वो जाकर उसके करीब सोफे पर बैठ उसके बैठे ही रुके, वहां से उठकर जाने लगी। जब उसका हाथ पकड़ कर जहां सेब ने अपनी जानिब खींच कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया, कहाँ जा रही हो? और मुझे सोना है, बहुत मजे आ रही है। शोहर घर से बाहर था, उसकी फिक्र करने के बजाय तुम यहाँ ड्रामे देख रही हो। आप प्लीज छोड़िए। रुकिया ने उसकी गोद में उठना चाहा, लेकिन उसकी घूरती आंखें देख खामोशी से नजरें झुकाकर बैठी रही। उसकी इस अदा पर जहांजेब को बेसहारा था, उस पर प्यार आया। उसका चेहरा अपने करीब करके जहांजेब ने उसकी गर्दन पर नरमी से अपने लब रख दिए। ये क्या कर रहे हैं, प्लीज दूर हैं। उसके मजबूत सीने पर हाथ रखे रूहिया ने उसे खुद से दूर करना चाहा, जबकि उसकी हरकत पर जहांजेब ने मेरा चेहरा उसकी गर्दन से निकालकर उसे देखा, जहाँ आंखों में न समझी का तासर ये उसे देख रही थी। मैं वो कारण जो एक शोहर अपनी बीवी के साथ करता है, क्या करता है? तुम मेरी सोच से ज्यादा मासूम हो और मैं चाहता हूँ तुम हमेशा ऐसी रहो।
उसके माथे पर अपने लब रखा उसने रुकिया की पेशानी को अपनी पेशानी से जोड़ दिया। मैं इस बात का ध्यान रखना, बस इस बात का ध्यान रखना कि जिन जिस्मों को मैंने दबाया हुआ है वो बाहर ना निकले। तुम्हारी नाजुक जान मेरी शिद्दतें सह नहीं पाएंगी और इस तूफान को मत जगाना जिसे तुम जी नहीं सकती। बात आई समझ। वैसे तो उसकी कही बात का एक लफ्ज भी उसे समझ में नहीं आता, लेकिन उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए उसने जल्दी जल्दी अपने सारे सवाल में हला दिया। वेरी गुड, अब जाकर सो जो। उसके आजादी देते ही वो बेड पर जाकर कंबल में चुप कर लेट उसकी सरकत को देखते ही चल देखे लब मुस्कुरा उठे। टीवी ऑफ करके वो चेंज करने के लिए जा चुका था। चेंज करने के बाद उसका इरादा अब सोने का था। कंबल हटाकर उसने अपनी मासूम बीवी को देखा जो सोई तो नहीं थे, लेकिन उससे बचने के लिए अपनी आंखें बांध करके सोने का दिखावा जरूर कर रही थी। बेड पर लेट जहां ज़ेब ने रुकिया को कमर से थामा, उसका नाजुक वजूद पर लटाया। जब उसकी हरकत पर उसने सड़पड़ा कर आंखें खोली, क्या उसने उसके ऊपर से उतर चाहा, लेकिन उससे पहले ही उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त के साथ करके जहां ज़ेब उसकी इस हरकत को रोक चुका था। सो जाओ, छोड़िए प्लीज मुझे, आप ऐसे सो नहीं पाएंगे। उसे ये नहीं कह सकती कि इस तरह की पोजीशन में कंफर्टेबल होकर सो नहीं पाएगी। तुम्हें अंदाजा नहीं इस तरह मैं कितना पुरसकून होकर सोऊंगा। अब तुम भी सो जाओ। रुख उसका सर अपने सीने पर रख उसने सारे टेबल पर रखा लैंप ऑफ कर दिया। कमरे में मौजूद उस आखिरी रोशनी के बंद होते ही कमरा अंधेरे में डूब गया। जबकि उसकी हरकत पर उसने अपने सीने पर रखा सर दोबारा उठाया। प्लीज लाइट खोले, मुझे अंधेरे से डर लगता है। डरने की क्या जरूरत है, आंखें बांध करके सोचो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। उसका सर दोबारा आंखें सीने पर उसका सर दोबारा सीने पर रखकर उसने रूहिया के बालों पर अपने लाभ रखे खुद भी सुकून से आंखें मूंद ली। से बड़ी आंखें खोलकर उसने अपने सोने की जगह को देखा जहाँ अभी भी वो उसे अपनी बाहों में बड़े पुरस्कून होकर सो रहा था। उसे सोते देखकर वो जल्दी से बेड से उतरने लगी, लेकिन उससे पहले वो उसका हाथ पकड़ उसे दोबारा अपनी कैद में ले चुका था। कहाँ जा रही हो, नीचे बड़ी आंखें खोली उससे देखा था। वो मुझे वॉशरूम जाना है, उसने डरते हुए कहा। मुझसे डरना छोड़, नफरत होती है मुझे उस लम्हे से जब तुम मुझसे डरती हो। उसने रूहिया के चेहरे पर उठती लट्टू को कान के पीछे किया। क्यों डरती हो मुझसे? मुझे आपसे डर लगता है, मुझे आपके साथ नहीं रहना। उसके बाजू में हाथ फंसा कर जहाँ जेब ने उसका चेहरा होकर बेहद करीब किया, जिसके बाद उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि रूहिया को अब कुछ कहना मुश्किल लग रहा था। रहना तो अब तुम्हें मेरे साथ ही शायद जबरदस्ती हो जाए, राजी होकर हो। उसके गुस्से से कहने पर उसने डरकर साथी से अपनी आंखें बांध कर जहां सीप की नजर उसके लबू पर ठहर गई। उसने अपना अंगूठा उसके नरम लबू पर फेरा। रूह आंखें खोलो रूहिया, उसने आंखें बांध किए हुए कहा। लेकिन जब उसकी इस हरकत पर जहां से मुस्का उठा रूहिया, तो दुनिया के लिए हो मेरे लिए तो तुम रूह जहां सीप की रूह। नरमी से उसके लबू को चुका वो पीछे हटा, उसे अपनी बाहों में उठाए वाशरूम में ले गया। मुझे चेंज करना है, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं। जहां से काजमी अपने से जुड़े लोगों की हर चीज का ख्याल रखता है। उससे अपनी गोद से उतारकर उसने अपनी वार्डरोब के साथ बनी दूसरी वार्डरोब खोली, जिसमें सारी लेडीज ड्रेस थे। लाइट ब्लू कलर की फ्रॉक निकाल कर उसने रूहिया को थमाई। ये साड़ी मेरे लिए है, उसने हैरत से उन सारे कपड़ों को देखते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे घर जाने के बाद मैंने तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग की थी। अभी चेंज को, फिर नाश्ते के बाद सारी चीजें देख लेना, पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो भी पहन लेना, क्योंकि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। वार्डरोब बंद करके वो वॉशरूम से बाहर चला गया। आपने कल बताया नहीं था? वॉशरूम से बाहर निकलते उसने जहांजीब के करीबा को कहा। क्या नहीं बताया था? यही कि हर शौहर बीवी के साथ क्या करता है। मुझे उम्मीद है तुम सुबह उठ कर ये सवाल जरूर पूछोगी, इसलिए तुम्हारी वार्डरोब में मैंने पहली वो चीज रख दी है जो तुम्हें ये बात समझा देगी। मैं देख आती हूँ। एक्साइटेड होकर मैं दोबारा वॉशरूम में जाने लगी जब जहांजीब ने उसका हाथ थाम लिया। अभी नाश्ता करने चलो, उसके बाद तुम ये देखना। उससे लेकर कमरे से निकल गया। नाश्ते की पूरी टेबल बड़ी हुई थी जहाँ अलग अलग चीज रखी हुई थी, सब उस चीज की जिसे वो नाश्ते में खाती थी। क्या कोई आने वाला है? नहीं। तो फिर इतना सब किस उसने खाने की अलग अलग अशिया से सजी डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा किया, क्योंकि आज हमारे इस घर में पहला नाश्ता है, लेकिन मैं ये नहीं खाती हूँ। तो मेरी जान को क्या खाना है? कॉर्नफ्लेक्स। उसके मासूमियत से कहने पर झांसी को उस पर टूट कर प्यार है, लेकिन फिलहाल अपना प्यार दिखाकर वो उस नाजुक जान को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। नाश्ते के पूरे बाद वो जहांजेब के कमरे में मौजूद वॉशरूम में गई, क्योंकि वार्डरोब वहीं वहां मौजूद थी। जहांजेब ने वार्डरोब में रखा क्या रखा था जानने का दिलचस्प से बैठने ही नहीं दे रहा था। वार्डरोब खोलते ही उसकी निगाह वहां रखी गिफ्ट पैक पर गई, जिसे उठाकर वो कमरे में आके उसने बैग में हाथ डालकर उस चीज को निकाला। वो इंग्लिश को दो किताबें थी। उसने हैरत से एक किताब को उठाकर खोला, लेकिन जैसे जैसे वो उससे पढ़ती जा रही थी आंखें हैरत से बड़ी होती जा रही थी। छी, ऐसी किताबें कौन पढ़ता लिखता है? उसने जल्दी से उस किताब को बंद किया, दूसरी खोली जो पहली वाली से ज्यादा खुले लफ्जों में लिखी हुई थी। शुरू होते गालू के साथ उसने वो किताब बंद कर दी, जबकि दिल अलग ही अंदाज में धड़क रहा था। तो क्या ये होता है मियां बीवी का रिश्ता? क्या उसके साथ भी यही होगा? धड़कते दिल के साथ उठकर वो कमरे से बाहर भाग गई। बाहर लॉन में आंख बुझे बगैर के करने के लिए कुछ था नहीं और बोरियत हाथ से ज्यादा हो रही थी। सुनो, तुम्हारे सर कब आएंगे? उसने वहां कर मुलाजिम को अपने पास बुलाकर पूछा। वो तो घर पर ही है। कहाँ? हाँ, कहाँ पर है? अंदर ही है। मैं मुलाजिम की बताने उसने उसे चांदी के इशारे के उठकर खुद अंदर जाने के लिए उससे पहले नजर पान के दूसरी तरफ बने उस बड़े से दरवाजे पर गई। लॉन के बने दूसरी तरफ बने उस बड़े से दरवाजे की तरफ गई। एक नजर बाहर दरवाजे पर गाड़ पर डालकर उसने कमरे का दरवाजा खोला जहाँ नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनाई हुई थी। दरवाजा बांध कर वो नीचे की तरफ जाने लगी जब किसी के चीखने की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसके चलते कदम खौफ से रुके। पहले सोचा वापस चल जाए, लेकिन अगर कोई मुसीबत में होगा तो उसे बचाना तो चाहिए ना। यही सोच कर वो नीचे चली जहाँ आमने सामने अलग अलग कमरे बने हुए थे और सारों के दरवाजे बंद थे। जब किसी की आवाज किस कमरे से आ रही थी उसे साफ पता चल रहा था। उसने धड़कते दिल के साथ
वो दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन उससे पहले ही वो दरवाज़ा खुल चुका था और उसका दिल जो पहले तेज़-तेज़ धड़क रहा था, मज़ीद तेज़ रफ़्तार पकड़ चुका था सामने ही। जहांज़ेब खड़े गुस्से से उसे घूरा था, "यहाँ क्या कर रही हो तुम?" उसने गुस्से से दाँत पीसते हुए कहा। जबकि वो उसकी सुन ही कहाँ रही थी, वो तो उससे और उसके पीछे मौजूद उस मंजर को देख रही थी, जहाँ जहाँ ज़ेब के कपड़े पर खून लगा हुआ था, उनके कतरे उसकी गर्दन पर भी मौजूद थे। उसके हाथ में टॉवल था जिस पर खून लगा हुआ था और उसके अपने हाथों पर भी खून लगा हुआ था, जिन्हें यकीनन वो टॉवल से साफ कर रहा था। जबकि उसके पीछे मौजूद कुर्सी पर बंधे उस आदमी की हालत देखकर उसका खौफ मजीद बढ़ता जा रहा था। वो वहां से भागना चाहती थी, लेकिन कदम खौफ से जमीन पर चिपक चुके थे और अगले ही लम्हे वो होश हवा से बेगाना हो चुकी थी। अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास होते अपनी बंद आंखों को खोले बिना वो उस वजूद के साथ चिपक गई। मामा, नहीं, मामा का दामाद। उसकी आवाज़ सुनते ही उसने खौफ ज़दा होकर आंखें खोले, सबसे पहली नज़र जहांज़ेब पर गई जो उससे ही देख रहा था। उसके कपड़े अब तब्दील हो चुके थे, हाथ भी साफ थे, लेकिन उसे अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे अभी तक जहांज़ेब के हाथों पर वो खून लगा हुआ है। वो जल्दी से बेड से उतरने लगी जब उसकी इस हरकत को देखते हुए जहांज़ेब ने उसे बेड पर दोबारा धक्का दिया और उसके दोनों हाथ कैद करके उसे उसके ऊपर झुक गया। कहाँ जा रही हो? छोड़िए मुझे। उसकी आंखें भीग चुकी थी और उसकी गिरफ्त में मौजूद वो अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कितनी बार कहा मुझसे मत डरा करो। आपने उस आदमी को मारा था, मैंने खुद देखा था। वो मरा हुआ था और आपके हाथ पर खून लगा हुआ था। आपने हमला के भाई की तरह उसे भी मार दिया। हाँ, मार दिया मैंने उसे, क्योंकि मैं एक दरिंदा हूँ, यही मेरा काम है। मुझे जाने दे। मेरे सामने ये बात मत बोला करो। नहीं रहना मुझे आपके साथ। उसके आंसू में रवानी आ चुकी थी। रहना तो तुम्हें मेरे साथ है सारी जिंदगी, तुम्हें इस बीस की कैद में ही रहना है। तुम मुझसे दूर जा सकोगी, ये भूल है तुम्हारी। माथे पर बल डाले उसने रूहिया को कूटते हुए कहा। छोड़िए मुझे। उसके दोबारा वही अल्फाज दोहराने पर वो शिद्दत से उसके लबों पर झुक गया। थोड़ी देर में अपनी रुकती सांसों के बायस वो नाजुक जान बेहाल हो चुकी थी, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि दोनों हाथ जहांज़ेब की कैद में थे। हाथ उस पर तरस खाकर उसने उसकी सांसों को आजाद कर दिया, लेकिन अगले ही बार उसकी गर्दन पर झुककर वहां अपना शिद्दत से भरपूर लम्स छोड़ने लगा। आज उसका रूहिया को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसकी हर तरह की मज़ाहमत को नजरअंदाज करके वो उस पर झुकता चला गया। उसकी तलब थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अगर उसने रूहिया को अपनी कैद से आजाद किया था तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसकी नाजुक बीवी उसकी वजह से बेहोश हो चुकी थी। उसकी आंख खुली तो वो कमरे में अकेली थी। गुजरा हर मंजर याद करते ही उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो अब तक उस किताब में लिखी हुई उन बातों को झूठ समझ रही थी, लेकिन वो सारी बातें हकीकत में हुई हैं। वो जो बात जहांज़ेब उसे अच्छे से समझा चुका था। शावर लेकर वो नीचे चली गई। जहांज़ेब घर में नहीं था। जिस पर उसने शुक्र का सांस लिया, उस वक्त उसे अपने सामने देखना भी नहीं चाहती थी। घर आते ही उसने मुलाजिम से रूहिया के बारे में पूछा, जिस बार उसने बताया कि वो स्टडी रूम में गई है, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थी। उसे यही लगा कि वो कमरे में होगी, लेकिन हाल ही कमरा देखकर उसे अच्छी खासी परेशानी हो चुकी थी, लेकिन ये परेशानी ज्यादा देर तक नहीं रही। उसके जहन में वो मंजर चलने लगा जब उसने रुकिया को बेड के नीचे से निकाला था। यही बात सोचते हुए वापस स्टडी रूम में उसका अंदाजा ठीक था, वो टेबल के नीचे छुपी हुई थी, यकीनन उसी से। उसका हाथ पकड़ के उसने उसे टेबल के नीचे से निकाला, जहां बैठकर क्या हो रहा था। रुकिया ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो इसी तरह नजर झुकाए खड़ी थी, जिस पर गहरा सांस लेकर उसने उसे टेबल पर बैठाया और खुद उसके सामने सोफे पर बैठ गया। प्लीज रुक, तुम मुझसे जरा मत डरा मत कि वहां मैं लोगों को मारता हूँ क्योंकि मैं ऐसा एक बीस हूँ। आप क्यों मारते हो उन्हें? क्योंकि वो इसी लायक है। मैं सिर्फ बुरे इंसानों को मारता हूँ जिन्हें कानून सजा नहीं देता। उन्हें मैं सजा देता हूँ। जिस मजलूम के साथ जुल्म होता है मैं उससे इंसाफ दिलाता हूँ। तुम बताओ क्या ये गलत है? उसका चेहरा थोड़ी सी ऊपर करके उसने सवालिया नजर से उसे देखा, जिस पर कुछ सोच कर उसने अपना सर नफी में हिला दिया। वो गलत नहीं कह रहा था, वो गलत नहीं कह रहा था, लेकिन आपने हमला के भाई को क्यों मारा? क्योंकि वो भी एक बुरा इंसान था। अब मुझे बताओ तुम वहां पर क्यों आई थी? मैं बस देखी थी कि यहाँ कौन सी जगह पे मैंने किसी की चीखने की आवाज़ सुनी। मुझे लगा कोई मुसीबत में, इसलिए मैं नीचे चली गई थी। अगर कोई मुसीबत में होता भी तो तुम क्या करती? मैं बाहर खड़े गार्ड्स को आवा देती, तो उससे बेहतर नहीं था तुम खुद नीचे आने की बजाय गार्ड्स को ही बता देते। जहांज़ेब के कहने पर उसने जैसे अपने अक्ल पर मातम किया। हाँ, ये मैंने नहीं सोचा था। आज के बाद तुम वहां नहीं जाओगी। वो मेरी अलग दुनिया है जिसे मैं तुमसे दूर रखना चाहता हूँ, और मैं यही चाहूंगा तुम उससे दूर हो और मेरी बात को समझो। लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा नहीं किया था। उसके मुंह खुलाकर कहने पर फुला के कहने पर जहांज़ेब मुस्कुरा उठा। वो चाहता था वो किस बारे में बात कर रही है। मैंने कुछ गलत नहीं किया था, बीवी हो तुम मेरी। वो जो मैंने किया था वो तो मैं अब भी दोबारा करने का इरादा रखता हूँ। जहांज़ेब के कहते ही वो वहां से भागने लगी, लेकिन उससे पहले वो उसे अपनी तरफ खींच कर उसका नाजुक वजूद अपने कंधे पर डाल चुका था। जहान, मुझे भूख लगे, नीचे उतारिए। डोरिया के कहने पर उसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट नमूदार हुई, क्योंकि उसने पहली बार उसके मुंह से अपना नाम सुना था। उसने रूहिया को नीचे उतारा और नरमी से उसके लबों पर झुका। मेरी जान, मैं जानता हूँ मेरे आने से पहले तुम अपना पेट अच्छे से भर चुकी हो, इसलिए ये बहाना मत बनाओ। उसे दोबारा अपनी बाहों में उठाए वो उससे अपने कमरे की तरफ ले गया, जहाँ जबकि उससे फील से पहले वाले मूड में देखकर रुकिया ने शर्मा को अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। अपने कमरे की खिड़की से वो सब बाहर लॉन में मौजूद सब्जा देख रहे थे। सबके जहन के दागे माजी में उलझे हुए थे, जहाँ एक के बाद एक मंजर आए जा रहा था। तैमूर, मुझे डर लग रहा है। दुल्हन बनी जायशा ने अपना सर तैमूर के कंधे पर रखा। वो मोहब्बत दो मोहब्बत करते वजूद आज एक पाक बंधन में बंध चुके थे। यूनिवर्सिटी में की हुई दोस्ती उनकी मोहब्बत बन गई। उनका इरादा पढ़ाई के बाद ही शादी करने का था, और उस पल का उन दोनों ने बेसब्री से इंतजार किया था। लेकिन अब जब वो वक्त आ गया था तो उन्हें कहीं से भी अपनी बीवी के चेहरे पर वो खुशी नहीं मिल रही थी, जो उस वक्त का जिक्र करते ही हमेशा उसके चेहरे पर आ जाती थी। क्यों डर लग रहा है? मैंने एक बुरा ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं आपसे दूर जा रही हूँ। साइशा, तुम अपने ख्वाब की वजह से हमारा इतना बड़ा दिन हराम कर रही हो। बस एक ख्वाब ही तो था।
टूट गया। आप उस ख्वाब के असर से बाहर निकले, थोड़ा ध्यान मेरी तरफ भी दो। उसका चेहरा अपने सामने करके उन्होंने प्यार भरी नजरों से अपने मनचाही बीवी को देखा। तैमूर, आप ड्राइविंग पर फोकस कीजिए। उनकी नजरों से घबरा कर वो पीछे हुई, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए सामने देखा। मंजर बदला जहाँ पहले रात थी, अब वही सुबह हो चुकी थी। उन्हें बस इतना याद था कि गाड़ी के सामने कुछ आने की वजह से वो पेड़ से जा लगी और सर स्टीयरिंग से जोर से लगने के बाद वो बेहोश हो चुके थे। जो चीज गाड़ी के सामने आई थी वो क्या थी ये उन्हें याद नहीं आया था। याद था तो बस इतना कि वो अपनी बीवी के साथ मौजूद थे। बीवी जायशा का ख्याल आते ही घबरा कर उन्होंने उससे सीट की तरफ देखा जहाँ पर पहले जायशा मौजूद थी, लेकिन अब वहाँ जायशा नहीं थी, वो जगह खाली थी। मंजर बदला। वो भागते हुए अपनी बाहों में मौजूद अपनी एक दिन की दुल्हन को लेकर हॉस्पिटल में दाखिल हुए और जो डॉक्टर को आवाज देकर जल्दी से उसका ट्रीटमेंट करने को कहा। जिस रास्ते पर वो लोग थे वहीं से थोड़े फासले पर एक जंगल मिला था। सिंह ने अपनी बीवी उस हालत में मिली थी कि उनका दिल हजार टुकड़ों में बढ़ चुका था। 2 दिन बाद आयशा को होश आया था, लेकिन उसकी जुबान से एक लफ्ज नहीं निकला था। डिस्चार्ज होकर घर में आने के बाद भी वो रोने के सिवा कुछ नहीं करती थी, जबकि तैमूर के पास अब उसके लिए कोई तसल्ली भरा जुमला भी नहीं था। लेकिन हर कब तक उसे ऐसे रोते हुए देख सकते थे। जायशा उसके करीब बैठकर तैमूर ने नरमी से जायशा के आंसू साफ किए। आप मुझे छोड़ देंगे तैमूर? उसकी बात सुनकर तैमूर ने हैरत से अपनी जान से अजीज बीवी को देखा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम जान हो मेरी, मैं कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूँ? आप सच में मुझे नहीं छोड़ेंगे? नहीं जायशा, भूल जाओ उन गुजरे लम्हों को। हम अपनी नई यादें बनाएंगे जहाँ बस तुम और मैं होंगे। तैमूर ने उसके भीगे गाल साफ किए, उसे अपने सीने से लगा लिया। लेकिन ये खुशी भी आ रही थी, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद जायशा की तबीयत खराब होने पर जब उसे हॉस्पिटल आए और चेकअप के बाद जो खबर उन दोनों को मिली वो उन दोनों वजूदों को ही सदमे में डाल चुकी थी। उन दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा था, कहने के लिए शायद अब कुछ था ही नहीं। घर पहुंचकर भी वो दूसरे रूम में जाकर बंद हो चुके थे। अपनी बीवी को वो किसी भी हाल में अपना सकते थे, लेकिन क्या उन्हें इतनी हिम्मत थी कि उसके बच्चे को भी अपना दे, जिसके बाप का भी कुछ पता नहीं था? लेकिन उस सब में उस बच्चे का क्या कसूर? वो तो मासूम था जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था, जो इस दुनिया के जालिम लोगों को जानता भी नहीं था। भला उससे कैसी नफरत लेकिन थी। उनकी सोच थी, उनकी बीवी की सोच कुछ और थी। उसे ना तो अब ये जिंदगी चाहिए थी, ना ही ये औलाद। अगर तैमूर सही वक्त पर उसके पास ना पहुंचे तो ना जाने वो क्या कुछ कर चुकी होती। उसकी हालत जो कुछ देर पहले थोड़ी संभली थी वो अब फिर से खराब हो चुकी थी। जायशा, क्यों इस बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हो? ये मासूम है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें इसका क्या कसूर? ये मासूम नहीं, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। नहीं चाहिए मुझे ये। उसने चीखते हुए कमरे में रखा सारा सामान फेंक दिया। वो जानबूझकर ऐसी हरकतें करती थी जिससे उसके अंदर पलते उस वजूद का खात्मा हो जाए। लेकिन तैमूर उसका हर तरह से ख्याल रखते थे। घर में हर वक्त जायशा के साथ रहते, जबकि बाहर जाते वक्त मुलाजमा को मुसलसल उसके पास रहने का हुक्म देकर जाते। वो ना तो अपनी बीवी को कुछ होने देना चाहते थे, ना उस मासूम बच्चे को लेकर। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, वो जिससे चाहे जिंदा रखे, जिससे चाहे मौत दे दे। जिस मासूम बच्चे को वो मारना चाहती थी वो दुनिया में आ चुका था, लेकिन जायशा की खुद की हालत बहुत खराब थी, जिसके बायस वो चंद दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकी। लेकिन उन चंद दिनों में भी उसने अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी थी, क्योंकि उसे उस बच्चे से नफरत थी। अपनी बीवी का गम उनके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन उन्हें हिम्मत करनी थी अपने लिए, उस बच्चे के लिए जिसे वो अपना बना चुके थे। हाँ, जेब के समझदार होते ही वो उसे वो सारी बातें बता चुके थे जो उसकी माँ के साथ हुई थी। सवाए उसकी माँ उससे कितनी नफरत करती थी, ये बात वो उसे कभी नहीं बता पाई और ना ही बताना चाहते थे। हर तक यही सब बातें देख कर यही होता। जुल्म जहाँ जेब आदमी को बीच बना चुका था। वो अपनी माँ का बदला तो ले नहीं सकता था, लेकिन उन सब का तो ले सकता था जो उसके सामने ये जुल्म काढ़े थे, और उसने ऐसा ही किया। उसे जब ये बात पता चलती कि किसी के साथ जुल्म करने वाला कोई भी शख्स ऐसे खुले आम गुम है, तो वो खुद उसे सजा देता, क्योंकि बकुल जहाजेब के वो सब उसी लायक थे। कॉलेज के गेट पर खड़ी वो उस वक्त दाद का इंतजार कर रही थी। आज नई कॉलेज में उसका पहला दिन था, जहाँ जेब उसका कॉलेज तब्दील करवा चुका था, क्योंकि भले वो उससे ये बात समझा चुका था कि जैन एक बुरा इंसान है, फिर भी अगर वो उसी कॉलेज में हमला के साथ रहती तो ये बात वो ज्यादा देर तक अपने अंदर नहीं रख सकती थी कि उसके भाई को किसने मारा था। ये जहाजेब का ही आर्डर था कि जब तक दाद या उसके खुद के अलावा उसे कोई लेने नहीं आ जाता वो कॉलेज में ही रही, लेकिन उसकी ये बात शायद वो सुनकर भी भूल चुकी थी। टॉर्चर सेल में उस वक्त वो अपने सामने बंद एक शख्स के हाथ तबाजा कर रहा था। जब पीछे खड़े दाद ने उसे पकड़ा, जिसमें उसने गुल को उसे देखा, क्योंकि अपने काम के दौरान किसी का उसे टोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सर अब्दुल्ला की कॉल आ रही है। उसने अपने हाथ में मौजूद जहाज का फोन उसकी तरफ बढ़ाया। इस फजूल काम के लिए तुमने मुझे रोका? तो ये अपने खूनी हाथ साफ करके उसने उसके हाथ से मोबाइल लेकर कॉल पे की। क्या मसला है? तुम्हारी बीवी तुमसे बहुत छोटी नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा है बहुत प्यारी, दिखने में ही कितनी मासूम लग रही है। उसकी बात सुनकर मोबाइल पर उसकी गिफ्ट सहत हो चुकी थी। अपनी बकवास बंद करो, मैं तो बस तुम्हारी बीवी की तारीफ कर रहा था। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो दोबारा नहीं कहूंगा। हबासे से हंसे उसने कॉल कर दी, जबकि जाजीर के चेहरे की सख्ती देखकर तो कुछ गलत होने का अंदाजा हो गया था। सर ठीक है, सब ठीक है। वो कहा तुम उसे लेने नहीं गए? सब आपने उसे लाने के लिए कहा था, तो मैंने अपनी जगह ड्राइवर को भेज दिया था। उसने कुर्सी पर बंद उस मरे शख्स की जान बचा किया। मैंने तुमसे क्या कहा था? दाद उसकी जिम्मेदारी तुम्हें दी थी। उसने गुस्से से अपने हाथ में मौजूद फोन दीवार पर मारा। बाहर निकल के जबकि दाद अब बस ये दुआ कर तक कोई बड़ी बड़ी बात ना हो, वरना कल उस कुर्सी पर उसे होना था। दाद के बाद के साथ दरवाजा खोल कर बंदा दाखिल हुआ, जहाँ अब्दुल्ला इत्मीनान से कुर्सी पर बैठा यकीनन उसी का ही मुंतजर था। आज जो मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उसकी बात का जवाब दिए बिना जहांजीब ने उसका गिरबान पकड़कर उसे कुर्सी से उठाया। जब बात कर उसको मुलाजिम जहांजीब की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन अब्दुल्ला अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक चुका था। मेरी बीवी कहाँ है?
प्लीज तो तुम सारी दुनिया की खबर रखते हो, ये नहीं जानते तुम्हारी बीवी कहाँ है। उसके कहका लगाने पर जहांजेब ने जोरदार मुका उसके चेहरे पर मारा। जैसे मुलाजिम जो अब्दुल्ला के कहने पर रुके थे वो तेजी से जहांजेब की तरफ बढ़े, लेकिन गुस्से से बेकाबू होता वो वहां मौजूद हर शख्स को ढेर कर चुका था। उस वक्त उसके सर पर जुनून सवार था। अब्दुल्ला आखिरी बार पूछा हूँ मेरी बीवी कहाँ है। उसके करारने पर अब्दुल्ला ने उसे वो जगह बता दी जिस जगह पर मैंने तुम्हारी बीवी को रखा है। वहाँ एक बम फिट है जो 10 मिनट में फट जाएगा। बचा सकते हो तो बचा लो अपनी बीवी को। उसने अपनी नाक से निकलता खून साफ करते हुए कहा। इस बार तुमने गलत इंसान से टकराई है। अभी मुझे यकीन आया तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। उसके बाद को नजरअंदाज करके वो तेज तेज कदमों से बाहर निकल गया। जिस जगह रुकिया मौजूद है वहां पहुंचने में उसे 25 मिनट लगने थे, जबकि अगर वाकई में उस जगह बम फिट था तो इसे ब्लास्ट होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। तेज ड्रामे करके भी वो वहां वक्त पर नहीं पहुंच सकता था, लेकिन कोई और जरूर था जो वहां वक्त पर पहुंच सकता था। उसने गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट किया और जेब से मोबाइल निकाल कर कॉल मिलाई। अपना मोबाइल वो तोड़ चुका था, लेकिन ये काम वो हर हफ्ते या महीने में करता था, इसलिए एक्स्ट्रा फोन उसके पास हमेशा रहता था। हेलो, कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से बारी गंभीर आवाज गूंजी। हेलो मेहराब, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या बात है प्लीज, को मेरी मदद चाहिए। मेहराब प्लीज, क्या हुआ है जहान। उसके पूछने पर जहांजेब ने उसे मुख्तसर सी हर बात बता दी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, वैसे भी जिस जगह रुख मौजूद है वहां से पुलिस स्टेशन करीब है। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। काल काट का वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया, जहां जहांजेब ने गाड़ी की रफ्तार मजीद तेज कर दी। वहां पहुंचते ही उसकी नजर गार्ड्स पर गई जो जख्मी हालत में जमीन पर पड़े थे। उनकी ये हालत यकीनन मेहराब नहीं की थी। मेहराब, इधर मेरे भाई। पीछे से आती आवाज था। उसने मुड़ कर देखा, जहां बूढ़ी आंखों वाला वो कोबरो मर्द पुलिस यूनिफॉर्म में खड़ा उसी की तरफ देख रहा था। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। रूह कहाँ है। उसने भी चैनी से पूछा, जिस पर उसने अंदर बने उस छोटे से कमरे की जानब इशारा किया। जहां जेब भाग उस कमरे में दाखिल हुआ, जहां हर तरफ मट्टी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कितनी वक्त से सफाई नहीं हुई। कुर्सी के साथ रस्सी जमीन पर गिरी पड़ी थी, जबकि टेबल पर रुकिया बेहोश वजूद पड़ा था। उसके करीब जाकर जहांजेब ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी कलाइयां जख्मी हो रही थी, शायद रस्सी टायर से बांधने की वजह से माथे पर भी चोट लगी थी। जैसे उसका सर जैसे उसका सर किसी चीज से टकराया हो। ये बेहोश क्यों है मेहराब। और कुछ नहीं हुआ। जहांजेब रिलैक्स चार्जर की वजह से बेहोश हुई है। हाँ, इस जगह पर बम फिर था। थोड़ी बहुत मार पाने पर गार्ड ने बता दिया कि वो कहाँ मौजूद है और हमने उसे डिफ्यूज कर दिया। उसके कहने पर जहांजेब ने सुकून भरा सांस लेकर अपनी आंखें बंद करके रुहिया को मजीद सख्ती से खुद में कैद कर लिया। थैंक यू। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अपना शुक्रिया अपने पास को तुम इन्हें मेरे घर लेकर चलो, ज्यादा दूर नहीं। मैंने डॉक्टर को कॉल किया, वहां पर पहुंचने वाली होंगी। उसके कहने पर जहांजेब ने अपना सर हिलाकर रूहिया को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर बाहर की तरफ चला गया। डॉक्टर उसका चेकअप करके जा चुकी थी। वो सिर्फ डर की वजह से बेहोश हुई थी। वो कुछ देर में उसे होश आ जाना था, जबकि उसके साथ भी साफ कर दिए थे। रूहिया को आंटी मेहराब की वालदा के पास छोड़कर वो कमरे से बाहर निकलकर दांत का नंबर मिलाने लगा, जो पहले ही बैग में उठा लिया जा चुका था। जी सर, मैम ठीक है। मेरा काम कर दिया जी सर, हो गया। और उसकी मजीद कोई बात सुने बिना उसने कॉल कर दी। उस वक्त उसे दाद पाबे इंतहा गुस्सा आ रहा था, जिसकी लापरवाही से उसकी बीवी मरते मरते बची थी। अगर दाद उस वक्त उसके सामने होता तो वो उसे जान से मारने से भी गुरेज नहीं करता। अगला नंबर जो उसने मिलाया वो अब्दुल्ला का था, जो थोड़ी ही देर बाद उठा लिया जा चुका था। अब्दुल्ला, तुमने बहुत गलत जगह वार किया है। अब तो कर दिया है। मुझे उम्मीद है इस बात से सबक सीखा तुम अब मेरे रास्ते में नहीं आओगे। मैं अपनी बीवी पर एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुमने उसे इतनी तकलीफ पहुंचा दी। पीएस की बीवी, उसकी जान को नुकसान पहुंचा है तुमने। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें छोड़ दूं। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने कहकर लगाया, बिगाड़ कर सकते हो। धमाके की आवाज के साथ ही रफ्तार कर चुका था, जबकि उस आवाज को सुनते ही जहांजेब को सुकून की एक लहर अपने अंदर दौड़ती महसूस हुई। तुमने टाइमिंग तो परफेक्ट सेट की है। दांत बड़बड़ाते हुए वो अंदर की तरफ चला गया। शुरू में जब तक वो खौफसदा ही जब तक जहांजेब उसके पास आता, लेकिन अपनी नाराजगी वो खुद जाहिर कर रहा था। शुरू में वो इतनी खौफसदा कि उसकी हफ्की को नोट नहीं कर पाई, लेकिन अब उसका रवैया रुकिया को बुरी तरह चुप रहा था। 3 दिन से जहांजेब ने उसके साथ जरूरत के अलावा कोई बात नहीं की थी। उस वक्त भी स्टडी रूम में बैठा, ब्लैक जीन्स और ब्लू शर्ट पहने, टांग पर टांग चढ़ाए संजीदगी से किताब पढ़ रहा था, जब रूहिया ने उसकी गर्दन के अपने बाजू हमाल कर दिए। उसने उसके हाथ नहीं हटाए थे, लेकिन कोई और रद्द-ए-अमल भी जाहिर नहीं किया था। जहान, नरमी से पुकार कर उसने मेरे बाजू में मजीद सहायता कर ली, लेकिन वो इसी तरह बैठा था। जहान, उस बार उसने होले से उसकी गाल पर अपने लब रखे, जब अगले ही पल रॉलिंग चेयर मोड़ कर उसने रूहिया को अपनी गोद में बिठा लिया। क्या मसला है, आप नाराज हैं मुझसे। बिल्कुल नहीं, तुम्हें क्यों लगा मैं नाराज हूँ। आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो तो तुम्हें फर्क पड़ता है। बिल्कुल। उसने उसके सीने पर हाथ अपना सर रख लिया। ये अदाएं कहाँ से सीख ली है तुमने। भाभी से बात की थी, उन्होंने मुझसे कहा मैं ऐसा करूंगी तो आपकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। उसने साफ गोई से काम लिया। वही तो मैं सोच रहा था, जरूर किसी ने बताया होगा, क्योंकि तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं तो आपकी नाराजगी खत्म होगी। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इस बेवकूफी से तुम्हारा क्या नुकसान हो सकता था। क्यों नहीं मानी तुमने मेरी बात। उसके साथी से कहने उसने अपना सर झुका कर मिलाते हुए कहा, सॉरी, अब सारी बातें मान लूंगी। अच्छा। जहां जेब के लबू पर तबस्सम बिखरा। मुझे किस करो। जहां जेब के कहने पर कुछ देर सोच कर उसने उसके गाल पर अपने लब रख लिए। यहाँ नहीं, जहाँ। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर जहां जेब ने उसकी उंगलियां अपने लबू पर फिर, जब उसकी हरकत वो पाल में ही सुरह हो चुकी थी। छोड़िए मुझे। रूहिया ने उसकी गोद से उठना चाहा, लेकिन अब ऐसा तब तक मुमकिन नहीं था जब तक जहांजेब काजमी की मर्जी नहीं होती। पहले मुझे किस दो। मुझे नहीं देनी। तुम शराफत से मुझे किस दो।
दे दो वरना मैंने खुद दी तो तुम्हारी जान मुश्किल में आ जाएगी। उसका डील पान देखा वो भी गहरा सांस लेकर रह गई। आंखें बंद करे, रुहिया के कहते ही उसने अच्छे बच्चों की तरह अपनी आंखें बंद कर ली। हल्के से उसके लबों पर अपने लब रखकर रुहिया ने अपना सर उसके सीने में छुपा लिया। जबकि उसकी शक्ल से जहांजेब ने मुस्कुराकर उसके बारे में अपना हाथ फंसाया और शिद्दत से उसके लबों पर झुके उसके जुनूनी अंदाज पर वो काम कर रह गई। किसका बढ़ता दौरानिया और अपने सीने पर नाजुक मुक्कों की बरसात देकर वो पीछे हटा। जहां जहां उसकी बीवी अब गहरे गहरे सांस ले रही थी। जहांजेब ने उसकी पेशानी पर अपने लब रख उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिका दी। अब आपकी नाराजगी खत्म हो गई क्या? उसे अभी भी उसकी नाराजगी की परवाह थी। जिसकी तुम जैसी बीवी हो वो भला ज्यादा देर तक कैसे नाराज हो सकता है? उसका हाथ थाम कर जहांजेब ने उसके हाथ की पूंछ पर अपने लब रख दिए। आई लव यू, रुख तो मेरे लिए बहुत खास बहुत ज्यादा। उसका सर अपने सीने पर रखकर जहांजेब ने सुकून से आंखें मूंद ली। उसका सुकून उसके पास था, उसकी रूह उसके पास ही।